Jai Shri Ram, my dear friends. You are heartiest welcome in today's part of series of practice sessions on direct tax laws and international taxation for your November 24 exams. फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज के आज के पार्ट में हम एक अनदर रेलिवेंट टॉपिक दैट इज असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर से रिलेटेड जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, प्रैक्टिस सेशन की इस सीरीज में अभी तक आपने फॉरेन टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डबल टैक्सेशन रिलीफ, टीडीएस, टीसीएस एंड ट्रस्ट के टैक्सेशन से रिलेटेड जो यूनिक क्वेश्चंस हैं वो देखे। एक्चुअली कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि सर आप असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन है वो पहले अगर कंडक्ट हो सकता है तो कर दीजिए। तो मैंने बस उसी रिक्वेस्ट को इंटरटेन करते हुए आज डिसाइड किया कि हम असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर को पहले पिकअप करें। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जनरली 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलता है। हाँ, कभी 2 मार्क्स का हुआ तो कभी 6 मार्क्स का हुआ तो कभी 12 मार्क्स का भी हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेड जो मार्क्स कवरेज है वो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 13 अटेम्प्ट्स की ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखूं तो जनरली 4 मार्क्स की जो कवरेज है वो हमें देखने को मिलती रही है। मैंने कोशिश की है इस प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए जो फ्रेंड्स एमटीपी, आरटीपी और पास्ट अप्रॉक्स 40 अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपके साथ में इस सेशन में डिस्कस कर सकूं। तो इसके लिए मैंने 27 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करने के लिए। फ्रेंड्स, जो नोट्स मैं यूज करूंगा उन नोट्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रैक्टिस सेशन के डिस्क्रिप्शन में उन नोट्स का जो लिंक है वो आपको गिवन है, वहां से आप उन नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकेंगे जो इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्रैक्टिस सेशन की सीरीज है फ्रेंड्स बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप अपने नियर एंड डियर्स, अपने जो भी ऑल फ्रेंड्स हैं उनके साथ में से जरूर शेयर करें, ये उनके लिए भी हाईली बेनिफिशियल होगा। आइए फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन का श्रीगणेश करते हैं हम। रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से मैंने फ्रेंड्स 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस और अक्टूबर 23 की एमटीपी को बेस बनाकर उनमें से जो जो अच्छे पॉइंट्स थे उन सबको कंबाइन करते हुए ये एक क्वेश्चन आपके लिए यहां बना दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, प्लीज कमेंट ऑन द फॉलोइंग वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। पहला केस, मिस्टर ए इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2,40,000 फॉर हिज वाइफ फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री। हिज टैक्सेबल इनकम इज 2,25,000 only। माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजंस जहां आप देखते हैं उसमें 7th प्रोविजो क्या कहता है कि अगर किसी एसएससी के लिए अदरवाइज रिटर्न की फर्निशिंग अगर रिक्वायर्ड नहीं भी बन रही है लेकिन उसने अपनी या किसी अदर पर्सन की फॉरेन ट्रेवल पर अगर 2 लाख रुपीस से ज्यादा का अमाउंट अगर स्पेंड कर दिया, अगर वो एसएससी अगर अपने या किसी अदर पर्सन की फॉरेन ट्रेवल पर अगर 2 लाख से ज्यादा अमाउंट अगर स्पेंड कर देगा तो उसके लिए रिटर्न फाइलिंग रिक्वायर बनेगी। तो हमारे इस केस में ये वाला जो क्राइटेरिया है वो मेट आउट हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हां एसएससी के लिए रिटर्न फर्निश करना रिक्वायर्ड बनेगा, चाहे भले उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है लेकिन उसका अपने वाइफ के फॉरेन ट्रेवल पर किया गया जो अमाउंट स्पेंड है वो 2 लाख से ज्यादा है, इसलिए रिटर्न फर्निशिंग यहां पर रिक्वायर कहलाएगी। देन आगे, टोटल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ मिस्टर बी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 is ₹73 lakhs, but profit from the same business is 2,10,000. He has no other income. तो अगेन यहां पर हमारे एसएससी मिस्टर बी की अपनी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, लेकिन याद है ना 139(1) के 7th प्रोविजो में जहां लॉ मेकर्स ने अपनी तरफ से कुछ क्राइटेरियाज दिए और फिर उसके बाद में बोर्ड को एम्पावर कर दिया कि बोर्ड कोई क्राइटेरिया अगर प्रेस्क्राइब करना चाहे तो ऐसा प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया अगर मेट आउट होगा तब भी एसएससी के लिए रिटर्न की फर्निशिंग रिक्वायर्ड बनेगी। और बोर्ड ने एक रूल 12AB बनाया, उस रूल 12AB से उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज जो प्रेस्क्राइब
प्रिस्क्राइब किए हैं उनमें एक क्राइटेरिया ये भी एग्जिस्ट करता है क्या, कि अगर किसी पर्सन के द्वारा अगर किसी कोई पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और उसकी बिजनेस में टर्नओवर अगर 60 लाख रुपीस से एक्सीड करती है तो उसके लिए रिटर्न फर्निशिंग यहां रिक्वायर्ड बनेगी। ओके, तो बस यही बात आपने यहां पर यूज में लेनी है और ये कहना है कि सिंस एसएससी की टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है इसलिए इस केस में भी रिटर्न फर्निशिंग रिक्वायर कहलाएगी। देन मिस्टर एक्स आर रेजिडेंट इंडिविजुअल एज्ड 80 years has a total income of rupees 2,85,000. He has claimed deduction of rupees 1,50,000 under section 80C. Long-term capital gains of rupees 88,000 is not taxable by virtue of the exemption available up to specified threshold under section 112A. Assume that he has opted the normal provisions, that is other than section 115 BSE of the IT Act. Whether he is required to file return of income, बस यहां तक अभी आपने देखना है। ओके, तो इस केस में आप देखिए एसएससी ने अगर 115 BSE अगर 115 BSE के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से अगर शिफ्ट आउट ऑप्ट किया है, वो जो ऑप्शनल प्रोविजंस हैं, जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं, उनमें अगर फॉल कर रहे हैं तो हमारे जो एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एज 80 इयर्स है तो हम कह सकते हैं कि ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्वालिफाई करते हैं, जहां पर अदर देन 115 BSE अगर देखा जाए तो जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो 5 लाख रुपीस एग्जिस्ट कर रही है। अब आप देखिए जो मिस्टर एक्स है उनकी जो टोटल इनकम है वो 2,85,000 की है। अगर इसमें आप जो 80C की डिडक्शन है वो रिवर्स भी कर दें तो ऐसे केस में जो फिगर है वो केवल 4,30,000 बनेगी और वो 4,30,000 रुपीस की फिगर आप देख रहे हैं 5 लाख से ग्रेटर नहीं है। इसीलिए इस केस में हम क्या कहेंगे, मिस्टर एक्स के लिए रिटर्न की जो फर्निशिंग है वो यहां पर रिक्वायर नहीं कहलाएगी। देखिए अगर इन्होंने टोटल इनकम अगर दिया है, इंप्लाइड है कि जो एलटीसीजी की फिगर है वो इंक्लूडेड है। हाँ, 112A में 1 लाख तक एलटीसीजी एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद टैक्स लगता है, लेकिन हमें उस तक जाना ही नहीं है क्योंकि रिटर्न फाइलिंग का जो बेस है वो जीटीआई है ब्रॉडली स्पीकिंग। तो इसलिए इस केस में सस्सी के लिए रिटर्न फर्निशिंग रिक्वायर्ड नहीं बनेगी। लेकिन ये देखना, वुड योर आंसर चेंज इफ मिस्टर एक्स हैज इनकर्ड रुपीस 1,05,000 टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24? देन आंसर इज यस। अब इस केस में भले वो रिटर्न की फर्निशिंग के बेस पर रिटर्न, भले वो अपनी इनकम के बेस पर रिटर्न फर्निशिंग के लिए रिक्वायर ना बन रहे हो, लेकिन फिर वही 139(1) का 7th प्रोविजो जिंदाबाद, जहां पर 1 लाख से ज्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पर एक्सपेंस अगर किया तो आपके लिए रिटर्न की जो फर्निशिंग है वो रिक्वायर बनाई गई है। तो फिर यहां पर जो केस है वो 80 का फॉल कर जाएगा और उनके लिए रिटर्न की फर्निशिंग रिक्वायर बन जाएगी। देन अगला पॉइंट देखिएगा, महेश अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया एंड हैविंग हाउस प्रॉपर्टी एंड अ बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया इज नॉट required to file return of income for assessment year 24-25 if his total income is below the maximum amount not liable to tax. Maximum amount not liable to tax, that is basic exemption limit. तो अगर महेश की तो टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से अगर एक्सीडिंग ना रही हो तो ऐसे केस में उसके लिए रिटर्न की फर्निशिंग रिक्वायर नहीं कहलाएगी। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि उनकी आउटसाइड इंडिया एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक बैंक अकाउंट है, तो ऐसे केस में क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? द आंसर इज नो। महेश के लिए आप याद कीजिए सेक्शन 139(1) का 4th प्रोविजो, सेक्शन 139(1) के 4th प्रोविजो में आप क्या देखते हैं कि अगर कोई पर्सन जो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट को छोड़कर कोई पर्सन है एंड जिसके लिए अदरवाइज रिटर्न की फर्निशिंग रिक्वायर नहीं भी बन रही है, लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड किसी एसेट को एज बेनिफिशियल ओनर या अदरवाइज अगर होल्ड कर रहे हैं या किसी फॉरेन एसेट के बेनिफिशियरी नजर आ रहे हैं या किसी फॉरेन अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी अपीयर हो रहे हैं, तो उनकी प्रीवियस ईयर में चाहे इनकम हो या लॉस हो, इररेलेवेंट है, उनको रिटर्न फर्निशिंग रिक्वायर्ड बनेगी। तो ये जो महेश है ना, इनके लिए हम क्या बोलेंगे कि सिंस वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं और उनकी फॉरेन एसेट है, फॉरेन अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी है वो, इसीलिए रिटर्न की जो फर्निशिंग है वो यहां रिक्वायर्ड कहलाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने हर एक पॉइंट के लिए डिस्कशन आपके साथ किया है ना, वही चीजें आपको यहां पर एज इट इज गिवन है। रुक करते हैं थोड़ा आगे का। आइए जरा फ्रेंड्स, अक्टूबर 23 की एमटीपी का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड रखना स्टार्ट करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर AY 23-24 गिविंग ब्रीफ रीजंस फॉर योर आंसर। पहला केस, मिस्टर प्रदीप, a resident Indian aged 32 years, gifted a sum of rupees 30 lakhs to his wife Mrs. Preeti on the occasion of her 30th birthday.
Out of the said sum, Mrs. Preeti purchased a car for rupees 29,52,000 inclusive of RDO charges of rupees 2,15,000, insurance of rupees 51,575, extended warranty of rupees 25,255, and accessories charges of rupees 35,460 during the previous year 23-24. These charges were shown separately in the invoice. Mrs. Preeti furnished her Aadhaar number to the dealer. She is a housewife and doesn't have any income except rental income of rupees 25,000 per month in respect of house property gifted to her by her father. Mr. Pradeep is of the opinion that his wife is not required to furnish return of income since her total income doesn't exceed the basic exemption limit. Examine. तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ मिसेस प्रीति की जो 25,000 रुपीज पर मंथ की जो रेंटल इनकम है तो 3 लाख रुपीज उनकी रेंटल इनकम हो गई और 30% की रिपेयर रेंट कलेक्शन चार्जेस की डिडक्शन के बाद में जो 70% बचा 2,10,000 रुपीज, हां ये 2,10,000 बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो इनकम के बेस पर तो ये रिटर्न फर्निशिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं कहलाएंगी. बट माय डियर फ्रेंड्स आप याद कीजिए 139(1) के 7th प्रोविजो में जहां पर बोर्ड को ये पावर मिली है कि आप कुछ क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और बोर्ड ने जो रूल 12A भी बनाया है उस रूल 12A भी में उन्होंने केस ये भी तो बताया है कि अगर सीनियर सिटीजन अगर नहीं है कोई अदर पर्सन है तो उनका अगर प्रीवियस ईयर में अगर टीडीएस एंड टीसीएस का जो एग्रीगेट है अगर वो 25,000 रुपीज एग्जैक्ट या उससे एक्सीड करे तो उनके लिए रिटर्न की जो फर्निशिंग है वो रिक्वायर बनेगी. याद आ गया फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली. अब आप देखिए यहां सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F मैंने टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन में भी आपको रिफ्रेश कराया था. सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F में क्या बोला गया है कि 10 लाख से एक्सीडिंग वैल्यू की मोटर कार अगर सेलर किसी को बेच रहे हैं तो उस बायर का वो 1% टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कराएंगे. तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स जो ये मिसेस प्रीति हैं इन्होंने जो डीलर को शोरूम ओनर को 29,52,000 रुपीज पे किया लेकिन कार के लिए कितना पे किया इसके लिए तो एक्स शोरूम प्राइस चेक करनी पड़ेगी हमें. हां जो आरटीओ चार्जेस है या जो इंश्योरेंस चार्ज है या जो एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए एडिशनल अमाउंट जो पे किया जा रहा है या जो एडिशनली एक्सेसरीज लगवाई गई हैं माय डियर फ्रेंड्स ये हमें यहां से आउट करना पड़ेगा तभी तो हमें वैल्यू फॉर ऑफ कार यहां पर पता लगेगी कि आपने कार के लिए कितना जो अमाउंट है वो पे किया है. तो इसमें से माय डियर फ्रेंड्स हमें ये जो अमाउंट है वो यहां पर आउट करना पड़ेगा. तो चलिए ये अमाउंट यहां से आउट करते हैं और फिर मैं आपके लिए अमाउंट यहां ड्राइव करूं तो 26,24,710 ये एक्चुअली फॉर कार जो अमाउंट है वो मिसेस प्रीति के द्वारा पे किया गया है. तो इसका जो 1% है उतना जो टीसीएस है वो फ्रेंड्स यहां यस 26,247 इतना जो टीसीएस है वो शोरूम ओनर के द्वारा मिसेस प्रीति का किया जाएगा. ये फिगर 25,000 रुपीज और मोर है ना इसीलिए इस केस में मिसेस प्रीति के लिए रिटर्न की जो फर्निशिंग है वो रिक्वायर्ड माय डियर फ्रेंड्स यहां पर बन जाएगी. तो एक एक केस को आपने ध्यान से देखना है. देखिए जो नोटिफिकेशन बोर्ड ने इशू की जैसे रूल 12A के थ्रू उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज जो दिए उसमें ये जो 25,000 ज्यादा टीडीएस टीसीएस इस प्रीति का होने की वजह से रिटर्न फर्निशिंग के लिए वो रिक्वायर यहां पर बन जाएंगी. आइए अगला पॉइंट. मिस्टर बिपिन aged 52 years who has deposited rupees 50 lakhs in his savings bank account with SBI on 20th March 24 the said sum was received as gift from his son Mr. Shaurya aged 25 years who is employed in a company. Mr. Bipin used the said sum to purchase a flat for rupees 30 lakhs on 25th April 24 for self residence. The balance money was transferred to a 1-year fixed deposit on 20th April 2024. Mr. Bipin does not maintain any other bank account. He is not in receipt of any other source of income other than interest on FD. तो फ्रेंड्स अब इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो मिस्टर बिपिन है मिस्टर बिपिन की इनकम तो हां बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा नहीं है क्योंकि उनकी अगर केवल इंटरेस्ट ऑन एफडी की इनकम है राइट तो यहां पर
हम कह सकते हैं कि 50 लाख में से उन्होंने 30 लाख रुपीस का फ्लैट खरीदा और 20 लाख रुपीस बैलेंस जो अमाउंट था वो उन्होंने अगर 1 ईयर की एफडी में लगा भी दिया, तो ऐसे केस में उस पर केवल जो इंटरेस्ट है वो उनको आ रहा होगा। इनकम के पर्टिकुलर्स तो यहां पर हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। एपरेंटली हम यहां पर मिस्टर बिपिन को यही कहेंगे कि आप इनकम का बेस छोड़ो, आप इनकम के अलावा सिंस आपने 50 लाख रुपीस का अमाउंट सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, तो फिर 139(1) के 7th प्रोविजो के रिलेशन में रूल 12AB में मिली जो रूल 12AB के थ्रू जो क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किए गए, उसमें लास्ट जो क्राइटेरिया है वो यही तो है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर 50 लाख एग्जैक्ट भी अगर डिपॉजिट कराए, हाँ अपने वन और मोर सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर प्रीवियस ईयर में 50 लाख अगर एग्जैक्ट भी डिपॉजिट कराए, तो उसके लिए रिटर्न की जो फर्निशिंग है वो रिक्वायर कहलाएगी। याद आ गई ना फ्रेंड्स ये वाली बात आपको? तो बस यही चीज आपने यहां पर यूज में लेनी और विपिन को कहना है कि आप अपने से डिपॉजिट के बेस पर रिटर्न फर्निशिंग के लिए रिक्वायर यहां पर कहलाएंगे। तो जो भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, वही एग्जैक्टली आपको यहां पर नजर आएंगे। ठीक है, चलिए मैं ले चलता हूं अब आपको एक और यूनिक क्वेश्चन में मई 2022 में जो केस स्टडी के फॉर्म में आपको दिया गया था और स्टडी मटेरियल में प्लेनली एक स्टेटमेंट की करेक्टनेस के फॉर्म में आपको जिस सेम लाइन पर क्वेश्चन दिया गया है, मैं दोनों ही फॉर्मेट में वो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। तो देखिए पहले मई 2022 का क्वेश्चन, Mr. X filed his return of income for assessment year 24-25 by declaring a total income of rupees 10 lakhs. His case was selected for scrutiny assessment and an addition of rupees 4 lakhs was made by the assessing officer on account of the disallowances of certain expenses. During the course of the assessment proceedings, Mr. X found that he erroneously failed to claim the set off of brought forward losses under section 72 amounting to rupees 3 lakhs which he was otherwise entitled to. By the time the error discovered by Mr. X, the time limit for filing revised return had also expired. Hence, during the course of proceedings, Mr. X approached the assessing officer to allow the set off of brought forward losses which was erroneously not claimed in the return of income filed under section 139(1). Whether the assessing officer is bound to accept the request of Mr. X, और स्टेटमेंट के फॉर्म में रखता हूं मैं, आपको बस ये बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। क्या? द असेसिंग ऑफिसर इज बाउंड टू अलाउ द सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज अंडर सेक्शन 72 इवन इफ द असेसी हैज नॉट क्लेम्ड द सेम इन द रिटर्न फाइल्ड। यही तो वास्तव में इशू है इस केस स्टडी का, है ना। आप देखिए आपको यहां पर इशू इन्वॉल्व क्या है इस केस स्टडी में, वो यही है कि एसएससी ने अपनी जो रिटर्न है वो ओरिजिनली जो फाइल की उसमें वो एक जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस जिसके लिए वो अदरवाइज एंटाइटल्ड थे वो क्लेम करना भूल गए। राइट, असेसमेंट के दौरान उन्होंने उसका क्लेम मांगा है, रिवाइज रिटर्न का टाइम जा चुका था, तो अब इस केस में क्या असेसिंग ऑफिसर उस क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड होंगे क्या? यही इशू है। अच्छा, प्रोविजनल एप्लीकेबिलिटी देखिए, याद कीजिए सेक्शन 72 में क्या बोला गया है। सेक्शन 72 ये कहता है कि एसएससी को जो भी उनका बिजनेस लॉस सेट ऑफ ना हो पाया हो, दैट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर एंड दैट शैल बी सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर्स बिजनेस इनकम, सिंपली स्पीकिंग। ठीक है, और आप ऐसे 8 इयर्स तक उसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करेंगे। तो मतलब मैंडेटरी सेंस में जो थिंग्स हैं वो लॉ में गिवन है। राइट, महालक्ष्मी शुगर कंपनी लिमिटेड के केस में ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब सेक्शन 72 में शैल वर्ड यूज किया गया है तो असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो अगर असेसी रिटर्न में अगर नहीं ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस का क्लेम ले पाया है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड है, तो वो लॉस ऐसा तो है नहीं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता ना हो। वो इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर ऑलरेडी अर्लियर ईयर में आ चुका है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो अब अगर कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉ जिसके लिए एसएससी एंटाइटल्ड है, अगर एसएससी नहीं भी क्लेम कर पाया है और लॉ में शैल वर्ड सेक्शन 72 में यूज किया गया है, तो ये एओ के लिए ऑब्लिगेटरी होगा कि वो एसएससी जिस लॉस के लिए, जिस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस के लिए एंटाइटल्ड है, उसका एसएससी की इनकम की कंप्यूटेशन में जो इफेक्ट है वो जरूर दे।
एसएससी की रिक्वेस्ट को वो इंटरटेन करे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ करेंगे कि हां असेसिंग ऑफिसर बाउंड होगा वो एसएससी के क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपके सामने अभी केस कोट किया था ना महालक्ष्मी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड का, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। और मैं आपको एक जनरल सर्कुलर के बारे में भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो इशू था, लीगल जो पोजीशन है, एक्चुअली हर जगह पर सेक्शन 72 में ये जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज की गई है। और बोर्ड ने भी एक सर्कुलर इशू किया था, पुराना सर्कुलर है, जनरल नेचर का सर्कुलर है, कि असेसिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो टैक्स पेयर को एवरी रीजनेबल वे में जिस भी तरह से असिस्ट हो सकता है वो करें। एक्चुअली पर्टिकुलरली कोई रिलीफ अगर उन्हें मिलनी है तो उसको अवेल कराने में उनकी हेल्प करें, वो टैक्स पेयर को गाइड करें। एक्चुअली कोई भी रिफंड रिलीफ असेसी को जो मिल सकता है उसके लिए टैक्स पेयर को वो गाइड करें। असेसिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो एक्ट के जो भी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो असेसी की ट्रू फिगर तक पहुंचने के लिए उनको इफेक्ट मिले। केवल इस वजह से कि मिस्टर एक्स नहीं ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस का सेट ऑफ क्लेम कर पाए जिसके लिए अदरवाइज इंटाइटल्ड है और रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल गया है, तो यह असेसिंग ऑफिसर को अपनी ड्यूटी से रिलैक्स नहीं कर देगा। असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो सेक्शन 72 को एप्रोप्रिएट इस केस में अप्लाई करें। इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि असेसिंग ऑफिसर उनके क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे। और आइए ना फ्रेंड्स, अब मैं ले चलता हूं आपको थोड़ा आगे। देखिए जरा नवंबर 2017 के इस क्वेश्चन को, जिसमें आपको बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, इंटरेस्ट, फीस वगैरह के प्रोविजंस की नॉलेज टेस्ट आपकी की जाएगी। अर्जुन टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इज रुपीज 10 lakhs कंसिस्टिंग ऑफ सैलरी, कैप गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पक्का हो गया कि अर्जुन के लिए रिटर्न फर्निशिंग की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी बिजनेस इनकम है ही नहीं। अगर टैक्स ऑडिट वगैरह रिक्वायर्ड होता तो उस केस में इनके लिए जो रिटर्न की फर्निशिंग है वो 30th, फिर उस केस में उनकी रिटर्न की फर्निशिंग की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर होने का चांस बनता। यहां 31 जुलाई ये यहां पर कहलाएगी। ओके, आफ्टर कंसीडरिंग टीडीएस एंड एडवांस टैक्स, अ सम ऑफ ₹50,000 टुवर्ड्स टैक्स इज स्टिल पेबल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस he couldn't file his return of income within the prescribed time limit. Arjun approaches you for advice on the following issues. पहला इश्यू जरा देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है? Whether he can file a return of income on 1st December 2024. अब आप देख रहे हैं एसएससी जिनका टैक्स स्टिल पेबल है, मतलब इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा रही होगी ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है, उनकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट निकल गई है, वो उसके बाद 1 दिसंबर को रिटर्न फर्निश करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्योंकि आप याद उठाइए सेक्शन 139(4) में बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो एसएससी के लिए क्रिएट की गई है कि आप बिफोर द एंड ऑफ द, आप बिफोर 3 months prior to the relevant assessment year और before the completion of assessment whichever is earlier अपनी रिटर्न बिलेटेडली फाइल कर सकते हैं। तो असेसमेंट की तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, मतलब हुआ नहीं होगा। और रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2025 को जो क्लोज होता है उससे 3 महीने पहले अगर आप आए तो 31 दिसंबर 24 बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट बनेगी। उससे पहले एसएससी अपनी रिटर्न बिलेटेडली फाइल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। वेदर ही विल बी एबल टू रिवाइज हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन case he discovers any omission or mistake in his return filed on 1st December 24, then answer is yes. आप याद कीजिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में जहां नॉर्मल रिटर्न के अलावा बिलेटेड रिटर्न का भी जो रिवीजन है वो परमिट किया गया है, वो 31 दिसंबर तक ही जो बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट है वही रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट है। याद आ गया ना फ्रेंड्स? तो वो अपनी 1 दिसंबर को फर्निश की गई इस रिटर्न को 31 दिसंबर तक रिवाइज भी कर सकेंगे। देन व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फी ही विल बी सब्जेक्टेड टू फॉर द डिफॉल्ट इफ एनी फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की अगर बात करें तो आप अपनी रिटर्न को लेट फाइल कर रहे हैं, इसलिए 234A का जो इंटरेस्ट है वो एसएससी पर लग सकेगा। और उसके लिए आप अमाउंट क्या लोगे? जो उनके टोटल टैक्स में से टीडीएस एडवांस टैक्स घटाने के बाद में अमाउंट बचता है उस पर 1% की रेट से जो इंटरेस्ट है वो लगेगा। एक्चुअली पीरियड ऑफ डिले के लिए वो कब से स्टार्ट होगा? रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से। और कब तक डिले कंटिन्यू हुआ है? तो फ्रेंड्स 1 दिसंबर 24 तक, तब तक डिले कंटिन्यू तो हुआ है, भले आप उस दिन रिटर्न फर्निश कर दें। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड 1 डे इन दिसंबर दैट शैल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ फुल मंथ। पार्ट मंथ शैल बी कंसीडर्ड एज अ फुल मंथ, क्योंकि 1% जो रेट है वो पर मंथ और पार्ट मंथ है। इसलिए इस केस में हम कह सकते हैं 5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है 2500 रुपीज यहां 234A में लेविएबल होगा। और दूसरा
एसएससी की जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है। इसीलिए इस केस में डियर फ्रेंड जो 234 ए सेक्शन 234 एफ की जो फीस है वो 5000 रुपीज यहां एसएससी पर लेबिएबल बनेगी। आप देखेंगे यही इंटरेस्ट एंड फीस की जो बातें हैं वो यहां पर आपको गिवन है। आइए मैं ले चलता हूं रिवाइज रिटर्न से रिलेटेड एक और क्वेश्चन में। आपको क्या गिवन है, टी एन इंडिविजुअल फाइल्ड इज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन 15th June 2024 declaring a total income of rupees 1,20,000. He later discovered that he had not claimed a particular deduction amounting to rupees 2,10,000 while computing his business income in the said return. He filed a revised return on 31st October 2024 declaring a total loss of rupees 90,000. The assessing officer proposes to disallow the claim of T for carry forward of business loss amounting to rupees 90,000 for the reason that the revised return declaring loss for the first time was filed beyond the time prescribed under section 139(3). Examine the validity of the proposed action of the AO. तो क्या AO का ये जो proposed action है ये correct है? The answer is no. क्यों? क्योंकि याद कीजिए आपको धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड का इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस याद आ गया होगा, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि जो रिवाइज रिटर्न है वो ओरिजिनल रिटर्न को ना सिर्फ रिप्लेस करती है बल्कि ये रिवाइज रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न को ओरिजिनल रिटर्न की डेट से रिप्लेस करती है। मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये माना जाएगा कि जो एसएससी ने अपनी रिटर्न फर्निश की थी वो उन्होंने 90,000 रुपीस के लॉस की फर्निश की थी। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये माना जाएगा कि उन्होंने अपनी जो रिटर्न फर्निश की थी वो लॉस की रिटर्न ही फर्निश की थी। याद आ रही ना ये बात आपको कि रिवाइज रिटर्न ना सिर्फ ओरिजिनल रिटर्न को सब्स्टिट्यूट करती है बल्कि वो ओरिजिनल रिटर्न को ओरिजिनल रिटर्न की फाइलिंग डेट से रिप्लेस करती है। ओके, तो इस केस में स्टार्टिंग से ये माना जाएगा कि एसएससी ने इस डेट पर अपनी लॉस की रिटर्न ही फर्निश की और ये तो ड्यू डेट से पहले की है, इसीलिए इस लॉस का जो कैरी फॉरवर्ड का क्लेम है वो असेसिंग ऑफिसर उनका नहीं रोक सकते, असेसिंग ऑफिसर या जस्टिफाइड नहीं कहलाएंगे। देन आइए रिटर्न फाइलिंग के जो स्पेशल प्रोविजंस आपको दिए गए हैं ना वो 139 4A to 4A 4B 4C वगैरह में मैं उससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन रखना स्टार्ट करता हूं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एसएससी हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एंड इफ सो द ड्यू डेट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। पहला केस, अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 1023B। माय डियर फ्रेंड्स याद कीजिए सेक्शन 1023B में कौन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, तो यहां पर जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सेटअप की गई जो इंस्टीट्यूशन है ना, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा नोटिफाइड हो, अप्रूव्ड हो, ऐसे एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन यहां पर एग्जामिनेशन के लिए इंटाइटल्ड है, हैज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 6,60,000। तो नो डाउट ये जो एसोसिएशन है इनकी हाउस प्रॉपर्टी से रिसीट 6,60,000 की है, लेकिन 1023B में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन हम सेक्शन 139 4C में क्या देखते हैं कि इनकी एग्जामिशन के बाद नहीं बल्कि एग्जामिशन के बिना चेक करेंगे, अगर वो इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है तो इनके लिए रिटर्न फर्निशिंग रिक्वायर्ड बनेगी। 115 BSC अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, इसलिए 3 लाख से ये अमाउंट यहां पर ज्यादा है, इसीलिए हम इस 1023B वाली बॉडी को कहेंगे कि आप रिटर्न फर्निश कीजिए। Then okay, a registered trade union having income from let out property of rupees 1 lakh। आपको याद है ना वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सेक्शन 10 क्लॉज 24 में जो कवर्ड है, बेसिकली उनके लिए हम चेक करेंगे ये इनकम जो उनकी 10 क्लॉज 24 में एग्जेम्प्ट है, लेकिन सिंस एग्जेम्पशन के बिना भी अगर हम उनकी फिगर चेक करें तो वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, इसलिए इस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के लिए रिटर्न फर्निशिंग रिक्वायर्ड नहीं कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। Public trust hospital having an aggregate annual receipt of rupees 5 crores 5 lakhs and the availing exemption of rupees 3,10,000 section 1023C sub clause 6A with the total income of rupees 2,40,000। तो अब आप देखिए अगर इनकी टोटल इनकम मतलब फाइनल टैक्सेबल इनकम 240 है और इन्होंने एग्जामिशन 310 की ली है, तो बिफोर एग्जामिशन अगर हम फिगर चेक करेंगे तो वो तो 5,50,000 हो गई और वो तो 1023C वाली इस बॉडी की
बेसिक एग्जामिशन लिमिट दैट इज 3 लाख से क्रॉस कर गई, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इस 1023C वाली बॉडी को कि आपके लिए रिटर्न की जो फर्निशिंग है वो रिक्वायर यहां पर बनेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए अब ले चलता हूं आपको थोड़ा आगे, आप रीडिंग लगाएंगे, इस मेजर में ने ये डिस्कशन किया है वही पाएंगे। देखिए डिफेक्टिव रिटर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, आपको पता नहीं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट बस करेक्ट है या नहीं। इफ असेसी डजंट पे द सेल्फ असेसमेंट टैक्स बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, द रिटर्न फर्निश्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ डिफेक्टिव रिटर्न। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? द आंसर इज नो, क्योंकि जो रिटर्न डिफेक्टिव कहलाती है वो कब कहलाती है? जब आप रिटर्न की जो कॉलमनस रिक्वायरमेंट हैं उनको अगर वो ड्यूली फुलफिल नहीं करते, मतलब आप याद करो सेक्शन 139 में जो एक्सप्लेनेशन में डिफेक्टिव रिटर्न की क्राइटेरिया गिवन है कि अगर आपने रिटर्न के जो भी एनेक्सर स्टेटमेंट कॉलम्स हैं उनको ड्यूली फिलअप नहीं किया, या जो रिटर्न के साथ अटैचमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपने मेट आउट नहीं किया, जो प्रैक्टिकली अब जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रिटर्न पेपरलेस जाती है ना, तो उस केस में आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न कहलाएगी। वहां पर अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराए बिना अगर रिटर्न अपनी सबमिट कर दी तो इस ग्राउंड पर वो डिफेक्टिव नहीं बन जाएगी। वो बात अलग है कि सेक्शन 140A में आप असेसिन डिफॉल्ट के लिए लायबल बनेंगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन ये रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न तो नहीं कहलाएगी। और आइए ना एक नई स्कीम अपडेटेड रिटर्न को लेकर जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के थ्रू जो इंट्रोड्यूस की गई और इससे रिलेटेड सेक्शन 140B में जो स्पेशल प्रोविजंस लाए गए, मैं आपको इन अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड जो नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो दिखाता हूं। ठीक है, मिस्टर ए फाइल्ड द ओरिजिनल रिटर्न। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊं अपडेटेड रिटर्न को लेकर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A की। पहले तो आप ये बात रिकॉल कीजिए कि अगर किसी एसएससी ने अपनी किसी असेसमेंट ईयर की रिटर्न अगर नॉर्मली मतलब 139(1) में फर्निश नहीं की या बिलेटेडली फाइल नहीं की, रिवाइज रिटर्न फर्निश नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, वो उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर क्लोज होने से 24 मंथ्स मींस 2 ईयर्स तक अपनी रिटर्न अपडेटेड फाइल कर सकता है। लेकिन ये जो अपडेटेड रिटर्न फर्निश की जाएगी ये लॉस की नहीं हो सकती। ऐसी नहीं हो सकती कि अगर आपने पहले रिटर्न फर्निश किया तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इस अपडेटेड रिटर्न से घट जाए, या आपने पहले रिटर्न में जो रिफंड क्लेम किया है वो बढ़ जाए, या कोई रिफंड क्लेम्ड नहीं है तो आपका रिफंड आ जाए। तो ऐसी अपडेटेड रिटर्न मान्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। आपको अगर असेसमेंट रीअसेसमेंट के लिए नोटिस मिल गया है, वो पेंडिंग चल रहा है उसी असेसमेंट ईयर का या कंप्लीट हो चुका है, आप उसके बाद चाहे कि उस ईयर की अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर पाए नहीं कर सकते। अगर उस साल का सर्च सर्वे वगैरह का केस है तो अपडेटेड रिटर्न पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस आप 139(8A) में देखते हैं। याद आ गई ये बात है आपको? अच्छा, इसके अलावा 140B की भी एक बात आपको याद दिलाता हूं कि सपोज मैं एक असेसी हूं, मैं अपनी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने जा रहा हूं, मेरे पास 2 इयर्स का टाइम है। अगर मैं विद इन 1 ईयर फर्निश करूंगा तो मुझे टैक्स एंड इंटरेस्ट का 25% एडिशनल टैक्स के नाम पर पे करना पड़ेगा। और अगर मैंने रेलिवेंट असेसमेंट के 1 ईयर के बियॉन्ड जो नेक्स्ट 1 ईयर है, हाँ 24 मंथ्स में लास्ट के जो 12 मंथ्स हैं, वो सेकेंड ईयर में अगर अपनी अपडेटेड रिटर्न मैं फर्निश करने जा रहा हूं तो मुझे मेरा जो उस अपडेटेड रिटर्न के बेस पर जो टैक्स और इंटरेस्ट का एग्रीगेट बनता है उसका 50% एज एन एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। याद आई नहीं ये बात है 140B की? आइए इनका एप्लीकेशन भी मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। तो देखिए, मिस्टर ए फाइल्ड द ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 रिजल्टिंग इन रिफंड rupees 8200, determine his eligibility to file an updated return for such year in the following situation। तो पहले उन्होंने जो ओरिजिनल रिटर्न अपनी जो फर्निश की है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसमें तो उन्होंने अपनी पीजीबीपी की इनकम दिखाई है ना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाई, 111A को छोड़कर नॉर्मल जो एसटीसीजी है वो शो किया, अदर सोर्सेज की इनकम दिखाई, जीटीआई आई, कोई डिडक्शन उनकी ओरिजिनल रिटर्न में नहीं थी तो वही जीटीआई टीआई बन गई, उस पर उन्होंने नॉर्मल रेट से, क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 22-23 का केस है, तब जब 115BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं था, है ना, तब 115BAC जब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं था। ओके, तो हम मान रहे हैं कि एसएससी ने नॉर्मली जो स्लैब रेट स्ट्रक्चर है ना, जो स्लैब रेट स्ट्रक्चर है उस स्लैब रेट स्ट्रक्चर दैट इज 2,50,000 रुपीज तक एग्जाम्प्ट, उसके बाद नेक्स्ट 250 पर 5%, उसके बाद में 20 और 30% से टैक्स निकाला। ओके, तो हम उस तरीके से यहां पर टैक्स निकाल कर लाए और 4% हमने सेस लगाया, ये टैक्स लायबिलिटी आई। और सपोज उनके कुछ टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वगैरह जैसे प्रीपेड टैक्सेस थे, तो उनका इस तरह से ये 8200 रुपीज का जो रिफंड है वो उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न में क्लेम किया है। ओके, अच्छा, अब आपको
बताना है कि कब अपडेटेड रिटर्न कौन सी पॉसिबल हो पाएगी नहीं और कब नहीं हो पाएगी। तो अपडेटेड रिटर्न का पहला केस काइंडली देखिए। पहले केस में सस्ती अपडेटेड रिटर्न जो फर्निश करने जा रहे हैं उसमें बिजनेस इनकम सेम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सेम, एसटीसीसी सेम, अदर सोर्सेज की इनकम सेम, जीटीआई सेम, लेकिन एटीसी की डिडक्शन अपडेटेड रिटर्न में वो प्लान कर रहे हैं तो टीआई कम हो गई, टैक्स कम आया। यहां इस केस में उनका जो टैक्सेबल इनकम है, एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, हाँ पीजीबीपी की जो इनकम है वो डबल दिखा रहे हैं। यस, पीजीबीपी की इनकम उन्होंने बढ़ा दी है, इसकी वजह से उनकी जीटीआई थोड़ी बढ़कर आई, डिडक्शन कुछ टीसी में क्लेम की, लेकिन टीआई भी थोड़ी सी बढ़कर आई है, टैक्स थोड़ा बढ़ा, सेस भी आया, और टैक्स लायबिलिटी जो उनकी बनी उनका अब हम मान रहे हैं कि प्रीपेड टैक्सेस अपडेटेड में वो क्लेम कर रहे हैं 2,75,000 का। तो नॉर्मली उनका जो रिफंड बन रहा है वो 17,600 बन रहा है। पहले उन्हें ग्रांट किया गया था 8,200 का, तो फ्रेश रिफंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न से। क्या पॉसिबल है? देन आंसर इज नो, राइट। इस केस में अपडेटेड रिटर्न रेवेन्यू के बेनिफिशियल टूल है, इससे एसएससी को फायदा नहीं हो सकता है ना। अच्छा, अब दूसरा केस देखिए अपडेटेड रिटर्न का, आपने डिसाइड करना है कि क्या पॉसिबल ये हो पाएगी या नहीं। उन्होंने जो पीजीबीपी की इनकम है वो नॉर्मल दिखाई है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थोड़ी बढ़ा दी, और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी थोड़ा बढ़ाकर बता रहे हैं, अदर सोर्सेस सेम। ओके, अच्छा, फिर जीटीआई जो आई उसमें से टीसी की डिडक्शन प्लान कर रहे हैं, टीआई आ गई, टैक्स सेस के बाद ये उनकी टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सेस आ गई, प्रीपेड टैक्सेस 275 दिखाना चाहते हैं, तो उनका फाइनली टैक्स पेबल 13,600 बन रहा है, जबकि उनको पहले रिफंड ओरिजिनल रिटर्न में उनका रिफंड था और अपडेट रिटर्न में उनका टैक्स पेबल बन रहा है। यही क्लियर हो रहा है कि अपडेट रिटर्न का चांस बनता है, ये परमिसेबल हो पाएगा। एक्चुअली उनसे एक तो रिफंड रिकवर किया जाएगा और उनका टैक्स बन रहा है, तो उन पर फाइनली डिमांड इतनी निकाली जाएगी। अब इस केस में हम कहेंगे कि हां, अपडेट रिटर्न से उनकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये अपडेट रिटर्न का वेलकम होगा, मतलब पॉसिबल होगी। तीसरा जो केस है वो काइंडली देखिए, यहां पर एसएससी बिजनेस इनकम कोई नहीं दिखा रहे, केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाना चाहते हैं, कोई कैप गेन, कोई अदर सोर्सेज नहीं, ये उनकी जीटीआई, ये उनकी टीआई, वो कोई एटीसी वगैरह नहीं, राइट, कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं आएगा। एक्चुअली उनका टैक्स अपडेट रिटर्न से वो चाहते हैं कि हम कोई भी ना अपना शो करें, जबकि वो रिफंड लेकर बैठे हैं 8200 का, तो वो उनसे रिकवर किया जाएगा। क्या ये यहां पर अपडेट रिटर्न पॉसिबल होगी? बिल्कुल पॉसिबल होगी, क्योंकि एसएससी को ग्रांट किए जा चुके रिफंड की उससे रिकवरी जो यहां पर पॉसिबल बन पा रही है। ओके, देन आइए लास्ट जो केस है वो मैं रखता हूं आपके सामने। आपको बस डिसाइड करना है कि इस केस में जो फाइल की जाने वाली अपडेट रिटर्न है वो वैलिड होगी या नहीं। अब ओरिजिनल रिटर्न जो उन्होंने फर्निश की थी उसके कंपैरिजन में वो बिजनेस इनकम बढ़ाकर दिखा रहे हैं अपडेट रिटर्न में, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सेम और शॉर्ट टर्म कैपिटल की इनकम कम दिखा रहे हैं, अदर सोर्सेज की इनकम सेम। ये जीटीआई 80सी की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अपडेट रिटर्न में, तो ये टीआईआई टैक्स सेस के बाद ये उनकी टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सेस आ गई, प्रीपेड टैक्स वो क्लेम कर रहे हैं 275,000 का, तो इस तरह से उनका नेट टैक्स पेबल बच रहा है 76,000 का। ओरिजिनल में रिफंड था और अपडेट रिटर्न में टैक्स पेबल आ रहा है, तो सर्टेनली इस केस में हम कहेंगे कि उनकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए उनकी अपडेट रिटर्न पॉसिबल होगी और उन पर जो डिमांड बनाई जाएगी, एक तो पहले वाला रिफंड रिकवर होगा और जो टैक्स बन रहा है वो लिया जाएगा, ये एसएससी पर नोटिस ऑफ डिमांड दिया जा सकेगा। ओके, 115 बीएसी के अलावा हमने टैक्स कंप्यूट किया है, क्यों? रीजन के साथ ये बात आपको नोट में दी गई है, जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी यहां पर ये बताई दी थी। ओके, आइए अब जिस तरह का क्वेश्चन आपको फर्दर एग्जाम में दिया जा सकता है मैं वो आपके सामने रखता हूं। देखिए, स्टडी मटेरियल में इस तरह का जो क्वेश्चन है अपडेट रिटर्न को लेकर नया कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस आपकी हो जाए, इसलिए स्टडी मटेरियल के जो भी क्वेश्चन है वो मैंने यहां एक्चुअली पिकअप किए हुए कि किस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो देखिए, मिस्टर एक्स वुड लाइक टू फर्निश हिज अपडेट रिटर्न फॉर असेसमेंट 2022-23 इन केस ही furnished his अपडेट रिटर्न ऑफ इनकम he would be liable to pay rupees 2,50,000 towards tax and 35,000 towards interest after adjusting tax and interest paid at the time filing earlier return. You are required to examine whether Mr. X can furnish update return as on 31st March 2024, as on 20th February 24, as on 31st May 25. If yes, compute the amount of additional income tax by Mr. X at the time of filing his updated return. तो my dear friend, सबसे पहले तो मैं आपको
ये याद दिला दूं कि मिस्टर एक्स असेसमेंट ईयर 22-23 की जो अपडेटेड रिटर्न है वो इस असेसमेंट ईयर के क्लोज होने के बाद 24 मंथ्स मतलब 2 इयर्स तक ही फर्निश कर सकते हैं। तो ये हम कहेंगे मैक्सिमम टाइम लिमिट है उनके लिए अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने की। ओके, तो अपडेटेड रिटर्न फर्निश करने की मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो उनके लिए 31 मार्च 2025 हुई। तो ये जो थर्ड केस है, इस थर्ड केस में जो अपडेटेड रिटर्न की फर्निशिंग है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, तो पहले जो दो केस है उनमें अपडेटेड रिटर्न पॉसिबल हो पाएगी। ओके, यहां पर जो अपडेटेड रिटर्न की फर्निशिंग है वो हम कहेंगे पॉसिबल हो पाएगी। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि अगर पॉसिबल है तो आप एडिशनल इनकम टैक्स का अमाउंट कंप्यूट कीजिए। अच्छी बात है। तो इस केस में ये वाला जो पार्ट केस है इसमें रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से 1 ईयर दैट इज 23-24 जो क्लोज होता है 31 मार्च 2024 को, उसके अंदर अपडेटेड रिटर्न फर्निश अगर हो रही है तो जो उनका टैक्स एंड इंटरेस्ट का एग्रीगेट यहां पर बनेगा, जो उनके टैक्स एंड इंटरेस्ट का एग्रीगेट यहां पर बनेगा उसका 25% एडिशनल इनकम टैक्स उनके लिए पेबल कहलाएगा। लेकिन जो ये वाला केस है इसमें रेलिवेंट असेसमेंट क्लोज होने के से 1 साल के बाद जो नेक्स्ट 1 ईयर बचता है उसमें आप अपनी अपडेट फर्निश कर रहे हैं, तो इस केस में टैक्स एंड इंटरेस्ट के एग्रीगेट का 50% असेसी के लिए जो एडिशनल इनकम टैक्स है वो उनका पेबल बनेगा। सेक्शन 140 बी में माय डियर फ्रेंड्स ये ऑब्लिगेशन असेसी पर अटैच किया गया है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न इन केस ऑफ टू एबव वेयर ही हैज रिसीव्ड अ नोटिस अंडर सेक्शन 147 फॉर द सेड असेसमेंट 22-23 ऑन 23 जुलाई 2024? तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? यस। अब इस केस में अगर उन्हें 147 का नोटिस अगर रिसीव हो गया इसका मतलब क्या, उन्हें इनकम एस्केपिंग असेसमेंट उनका किया जा रहा है, इसके लिए उन्हें नोटिस आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपडेट रिटर्न फर्निश करना चाहते हैं तब आपका इस असेसमेंट ईयर का जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है वो पेंडिंग बना हुआ है, तो फिर उस केस में आपके लिए जो अपडेट रिटर्न है वो यहां पर इस साल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, तो मैंने जो कुछ चीजें आपको रिफ्रेश कराई थी बस उन्हीं का यूज आपको यहां पर करना था। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, आपको यही सारी चीजें एग्जैक्टली यहां पर रीडिंग पर्पस के लिए गिवन है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको ना है, इसलिए वो मैंने सारी चीजें क्वेश्चन रीड करने के टाइम पर ही आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और आइए नवंबर 23 आरडीपी का जो क्वेश्चन है वो मैं इस अपडेट उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके सामने प्लेस कर देता हूं। मिस्टर राम who gets his accounts audited under section 44AB filed his original return of income under section 139 for AY 21-22 on 28th December 21, declaring income of rupees 12 lakhs, and for assessment year 22-23 on 31st October 22 declaring a loss of rupees 5 lakhs. He wants to file an updated return of income under section 139 8A for assessment year 22-23 on 30th November 23 declaring total income of rupees 7 lakhs. Can he do so? Examine. My dear friend, सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि असेसमेंट ईयर 21-22 की भी वो अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर 21-22 की भी उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न पहले फर्निश की थी, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमसे केवल ये यहां पूछा जा रहा है कि असेसी अपनी असेसमेंट ईयर 22-23 की इस डेट पर अपडेटेड रिटर्न फर्निश करना चाहता है, क्या वो ऐसा कर सकता है? हमें बस इसको आंसर करना है। तो देखो उन्होंने पहले जो अपनी असेसमेंट 22-23 की रिटर्न फर्निश की थी वो लॉस की फर्निश की थी, और अब वो उसकी अपडेटेड रिटर्न इनकम डिक्लेयर करते हुए फर्निश करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि हां ये उनके लिए पॉसिबल है। उल्टा संभव नहीं था कि पहले इनकम की रिटर्न फर्निश की होती और अपडेटेड में अगर लॉस दिखाना चाहते तो वो पॉसिबल नहीं होता, राइट। लेकिन उन्होंने पहले लॉस की रिटर्न फर्निश की, ये रेवेन्यू की नेगेटिव थी, और अब वो पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब इनकम दिखाते हुए अपडेट रिटर्न अपनी लाना चाह रहे हैं, तो इस केस में उनके लिए जो अपडेट रिटर्न है वो यहां पर पॉसिबल हो पाएगी। और जस्ट एडिशनली यहां क्वेश्चन की डिमांड तो नहीं है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से 1 ईयर के अंदर अंदर 1 मिनट रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से 1 ईयर जो 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है उसके अंदर
ईयर अंदर ये अपडेट रिटर्न फर्निश करने जा रहे हैं तो एडिशनल टैक्स का एक्चुअली जो एडिशनल टैक्स उन्हें भरना पड़ेगा वो टैक्स एंड इंटरेस्ट का 25% उन पर केवल और केवल लगेगा। ये अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने जो चीज बताई थी वही यहां पर पिक्चर में आएगी। तो एडिशनल इनकम टैक्स जो आपको 140B में एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग अपडेट रिटर्न जो देना होता है उसके क्वांटम को लेकर हमने यहां पर एडिशनल ये डिस्कशन किया। एक्चुअली 1 ईयर के अंदर रेलिवेंट असेसमेंट से 1 ईयर के अंदर आप इसे फर्निश करने जा रहे हैं, इसलिए केवल 25% के पेमेंट से काम चल जाएगा। ओके, आइए फ्रेंड्स अब ले चलो आपको सेक्शन 142 में जहां असेसमेंट से रिलेटेड इंक्वायरी वगैरह नोटिस वगैरह के प्रोविजंस गिवन है, मैं उस क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ना सिर्फ इसमें 142 बल्कि इसके अलावा पेनल्टी प्रोसिक्यूशन जैसे क्वेश्चन जैसे पॉइंट्स भी आपको यूज में लेने पड़ेंगे। देखिए, फॉर द सस्पेंड ईयर 24-25 मिस्टर जॉन वाज डायरेक्टेड टू कैरी आउट ए स्पेशल ऑडिट ऑफ हिज अकाउंट्स अंडर सेक्शन 142(2)(a ऑन 1st August 24 विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ being heard. Answer the following questions in this regard. पहला, can the assessee contend that since a reasonable opportunity of being heard is not provided to him by the assessing officer, such notice requiring the special audit of accounts is not valid? Then answer is yes. अरे आप याद कीजिए सेक्शन 142 में जहां स्पेशल ऑडिट के प्रोविजंस गिवन हैं वहां स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन से पहले असेसिंग ऑफिसर के लिए ये ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है कि वो असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। लेकिन अगर उसने नहीं दी है, अगर उसे दिए बिना ही अगर स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे दी है तो सर्टेनली असेसी ऐसे ही कंटेंशन रेज कर सकता है कि ये स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन वाला जो नोटिस है वो वैलिड नहीं है। लेकिन असेसी एओ से अपने टर्म्स खराब नहीं करना चाहता। तो देखिए आगे क्या गिवन है अगले क्वेश्चन में, इफ द असेसी डिसाइड्स टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 142(2)(a व्हाट विल बी द ड्यू डेट बाय व्हिच ही हैज टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग द एक्सटेंडेड टाइम इफ एनी अलाउड टू हिम। याद कीजिए 142 सेक्शन 142 में ही आप स्पेशल ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस में ये भी तो देखते हैं ना क्या कि जिस भी डेट पर असेसी को स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्ट किया गया है, जिस भी डेट पर असेसी को स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्ट किया गया है उस डेट से फ्रॉम द डेट ऑफ सच डायरेक्शन, मतलब इंक्लूडिंग दैट डेट ऑल्सो, फ्रॉम द डेट नॉट आफ्टर द सच डेट, एक्चुअली फ्रॉम द डेट ऑफ सच डायरेक्शन 180 डेज में असेसी को स्पेशल ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो फर्निश करना रिक्वायर्ड बनेगा। तो फ्रेंड्स 1 अगस्त से आप 180 डेज निकालिए तो 31 डेज तो चले जाएंगे कहां, अगस्त में, ओके 30 डेज सितंबर में, 31 डेज अक्टूबर में, 30 डेज नवंबर में, राइट। अच्छा, इसके बाद 31 डेज दिसंबर में और बचे हुए जो 27 डेज है ना वो फॉल कर जाएंगे किसमें, जनवरी में। तो रिजल्टेंट डेट अगर आप देखेंगे तो वो आएगी 27 जनवरी 2025 की। ये वो डेट है जिस तक मैक्सिमम असेसी को जो स्पेशल ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होगी। यही बात है आपको आंसर में नजर आएंगी। आइए अगली रिक्वायरमेंट क्या है, इफ द असेसी इंटेंशनली डजंट कंप्लाई विद द डायरेक्शन हाउ मच पेनल्टी कैन बी लेवीड ऑन हिम। याद कीजिए फ्रेंड्स, आप सेक्शन 271 आप सेक्शन 272 में सेक्शन 272A में सेक्शन 272A में ये देखते हैं ना कि अगर असेसी ने अगर स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन को कंप्लाई विद नहीं किया है तो ऐसे केस में 10,000 रुपीज की पेनल्टी के लिए वो लाइबेबल बनाए जा सकेंगे, राइट। तो इस केस में 10,000 रुपीज की जो पेनल्टी है वो उन पर यहां लेबिएबल बन सकेगी। ओके, अच्छा इसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपके सामने लास्ट रिक्वायरमेंट, फॉर फेल्योर टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 142(2)(a कैन प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स बी लॉन्च्ड अगेंस्ट द असेसी, इफ यस व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर सच डिफॉल्ट। याद करो आप प्रोसिक्यूशन चैप्टर में देखते हो ना एक सेक्शन 276D, सेक्शन 276D में 1 ईयर तक का जो रिगोरस इंप्रिजनमेंट है
है कठोर कारावास, है ना, कि जेल में चक्की पीसोगे, वो देखते हो ना मूवीज वगैरह में, वो कैदी पत्थर तोड़ रहे होते हैं, है ना, कई बार देखा होगा आपने। तो उस तरह का इंप्रिजनमेंट, के मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ोगे जेल में, आपसे काम कराएंगे। ओके, तो रिगोरस इंप्रिजनमेंट 1 ईयर का गिवन है, साथ में फाइन के। तो 1 ईयर तक, मतलब मिनिमम अप टू 1 ईयर और मैक्सिमम एग्जैक्ट 1 ईयर। ये 276D का जो कॉन्सिक्वेंस है वो यहां पर पिक्चर में और आ सकेगा, राइट। आप देखेंगे फ्रेंड्स, यही सारी चीजें पेनल्टी प्रोसिक्यूशन की यहां पर काम में आ जाएंगी। आइए जरा रिटर्न की प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, 2 बार एग्जाम में जो आपको एग्जामिनर ने दिया। द असेसमेंट वाज मेड अंडर सेक्शन 143(1) फॉर असेसमेंट 21-22. द असेसी हैज रिसीव्ड अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑन 6th April 24 for reopening of assessment. Can the assessee challenge the legality of the notice on the ground of change of opinion? देखो क्वेश्चन में एक टेक्निकल एरर क्या है कि सेक्शन 143(1) इज जस्ट अ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, नॉट एन असेसमेंट। 143(1) में सेंड की जाने वाली इंटीमेशन असेसमेंट ऑर्डर नहीं कहलाती। आपको राजेश झावेरी स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड का केस याद होगा। राजेश झावेरी स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, 143(1) इज नॉट एन असेसमेंट, दैट सिंपली अ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन असेसमेंट ऑर्डर। ओके, और यहां पर टर्म यूज की जा रही है 143(1) में असेसमेंट असेसी का कंप्लीट किया गया, तो 143(1) में असेसमेंट नहीं होता। तो क्वेश्चन में एक टेक्निकल एरर है, लेकिन हम मेनली यहां पर यह देखते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि असेसी को रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट के लिए नोटिस मिला है, उसकी लीगलिटी इस ग्राउंड पर चैलेंज करना चाहता है कि आप अपना ओपिनियन चेंज कर रहे हैं। क्या असेसी का ये जो ग्राउंड है वो करेक्ट है? क्या असेसी ऐसा कर सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 143(1) जब प्रोसेसिंग का सेक्शन है उसमें असेसमेंट होता ही नहीं, मतलब असेसिंग ऑफिसर ने अपना कोई ओपिनियन फॉर्म किया ही नहीं, तो चेंज कैसे हो जाएगा? चेंज ऑफ ओपिनियन वाली बात गलत है। माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए सेक्शन 143(1) का स्कोप तो बहुत लिमिटेड है ना। 143(1) में तो ब्रॉडली स्पीकिंग क्या होता है, अगर कोई एरिथमेटिकल एरर है तो वो करेक्ट कर दी जाती है, कोई एपरेंट इनकरेक्ट क्लेम है तो वो करेक्ट कर दिया जाता है। असेसिंग ऑफिसर अपनी इच्छा से कोई भी क्लेम की जेन्युइननेस वगैरह को इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो वो तो नहीं कर सकते। 143(1) में असेसिंग ऑफिसर फ्रीली कोई डिसीजन लेकर एक्शन नहीं ले सकते। वहां तो केवल कुछ जो गिने चुने एडजस्टमेंट है बस वो ही किए जा सकते हैं, राइट ना फ्रेंड्स। तो 143(1) में जब असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट किया ही नहीं, मतलब कोई ओपिनियन जब उसने फॉर्म किया ही नहीं, तो चेंज क्या हो रहा है? मतलब ही नहीं है इस केस में। तो यहां पर जो असेसी के लिए 147 में प्रोसीडिंग्स को अंजाम देने के लिए 148 का जो नोटिस उनको दिया गया है, बेसिकली असेसी इस नोटिस की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए जो ग्राउंड ले रहा है कि असेसिंग ऑफिसर अपना ओपिनियन चेंज कर रहे हैं, यह ग्राउंड उनका सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ओपिनियन पहले फॉर्म किया ही नहीं, तो उसको चेंज करने का क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं। इसलिए असेसी का ये जो ग्राउंड है वो एकदम सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। ओके, मैंने जिस तरह के केस की बात की वो आपको यहां पर गिवन। और आइए अब एक और मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। स्टेट विद ब्रीफ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर आंसर विदाउट रीजन। ओके, पहला केस, वेयर अ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज इश्यूड टू द असेसी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अंडर सेक्शन 143(1) द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड विद असेसी। ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है? द आंसर इज नो, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 143(1) में तो ऐसा कहीं गिवन नहीं है कि अगर स्क्रूटनी का नोटिस अगर असेसी को इशू हो जाए तो उसकी रिटर्न की प्रोसेसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। 143(1) तो कहता है कि 139 सेक्शन 139 में जो भी रिटर्न फर्निश होंगी, 139 में जो भी रिटर्न फर्निश होंगी, 142(1) के नोटिस के रिस्पॉन्स में भी जो रिटर्न आएंगी, उन 100% रिटर्न की प्रोसेसिंग की जाएगी। मतलब वहां एक्सेप्शन नहीं है कि अगर किसी रिटर्न के अगेंस्ट में नोटिस जा चुका है स्क्रूटनी का तो उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी ना, ये सही नहीं है। लेकिन अगला स्टेटमेंट देखना, इवन विदाउट रिजेक्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ एनी मेंटेन्ड बाय द असेसी, द असेसिंग ऑफिसर कैन मेक अ रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 142(a फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट ट्रू है? ऑफ कोर्स यस।
आप याद कीजिए फाइनेंस एक्ट 2014 से अरुण जेटली जी ने 142A को जो रिफॉर्म किया उसमें ये लिख दिया ना क्या कि चाहे असेसिंग ऑफिसर असेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेक्टनेस से सेटिस्फाइड है या नहीं, वो असेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना भी अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को वैल्यूएशन का केस रेफर करना चाहेंगे तो वो कर पाएंगे। तो इस केस में हां, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक्सपेंसेस ऑफ स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 142 शैल बी पेड बाय द सीजी। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? ऑफ कोर्स यस। ये स्पेशल ऑडिट रेवेन्यू के इंटरेस्ट में हो रहा है, तो जब पॉजिटिव रेवेन्यू को मिलने वाला है तो नेगेटिव भी तो रेवेन्यू ही फेस करेगी। देन अगला केस, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी रिगार्डेड एज टैक्स रिटर्न प्रिपेरर अंडर सेक्शन 139B। क्या स्टेटमेंट ट्रू? ऑफ कोर्स यस। आपको याद है ना 139B में यहां टीआरपी का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं तो वहां पर जो टैक्स रिटर्न प्रिपेरर है वो केवल एक इंडिविजुअल ही हो सकता है और वो भी बोर्ड के द्वारा जो टैक्स रिटर्न प्रिपेरर से रिलेटेड नोटिफाई की गई स्कीम के अकॉर्डिंगली ही एक्ट करेगा। और बात चल रही है तो कुछ चीजें आपको रिफ्रेश कराता हूं। क्या कोई टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट वाला ससी अपनी रिटर्न टीआरपी के थ्रू फाइल करा सकता है? कोई कंपनी टीआरपी के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करा सकती है? द आंसर इज नो। ये मैंने एडिशनली डिस्कस की बात है। ओके, यहां पर टीआरपी केवल एक इंडिविजुअल ही हो सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए यही चीजें आपको यहां पर गिवन है। मैं ले आया आपको स्क्रूटनी असेसमेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, टाई लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट 23-24 ऑन 26 September 23. The return is selected for regular assessment under section 143.3 for which notice under section 143.2 is served on the company on 3rd July 24. The company responded to the notice under section 143.2, examine whether the service of the notice is within time, if and if not whether the assessment order can be challenged by the assessee. तो फ्रेंड सबसे पहले तो आप ये देखिए कि रिटर्न किस साल की फर्निश की गई है? इररेलेवेंट है। कब फर्निश की गई है? वो रेलिवेंट है। ये जो डेट है ये 23-24 में फॉल कर रही है। तो स्क्रूटनी असेसमेंट का जो नोटिस है वो बेसिकली रिटर्न फर्निशिंग वाले ईयर के क्लोज होने से 3 मंथ्स में इशू नहीं सर्व हो जाना चाहिए। तो जो स्क्रूटनी असेसमेंट के नोटिस की सर्विस की यहां जो टाइम लिमिट बन रही है वो 30 जून 2024 बन रही है, लेकिन यहां इस केस में वो नोटिस कंपनी पर सर्व कब हुआ? इस डेट के बाद में, है ना, इस डेट के बाद में वो नोटिस सर्व हुआ है। ये टाइम लिमिट थी 143.2 के नोटिस के इशू नहीं सर्व होने की। ओके, तो इसके बाद वो सर्व हुआ है, इसलिए एपरेंटली सेक्शन 143.2 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ये जो नोटिस है वो इनवैलिड कहलाएगा, टाइम बार्ड कहलाएगा और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनवैलिड, और जो असेसमेंट ऑर्डर आगे पास होगा उसको असेसी चैलेंज कर पाएगा। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि आप याद कीजिए आपने एक सेक्शन 292BB भी देख रखा है। वो क्या बोलता है? वो ये कहता है कि भले ही टाइम लिमिट के बाद में असेसी को नोटिस सर्व हुआ हो, भले टाइम लिमिट के बाद असेसी को नोटिस सर्व हुआ हो, लेकिन अगर असेसी ने अगर प्रोसीडिंग्स में असेसमेंट रीअसेसमेंट से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स में अगर अपनी अपीयरेंस दे दी है, उसने अगर असेसमेंट रीअसेसमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स उस पर चल रही हैं उसमें अगर उससे रिलेटेड इंक्वायरी में अगर कोऑपरेट किया है तो फिर उस केस में उनको जो नोटिस है वो ड्यू टाइम में सर्व हुआ मान लिया जाएगा। असेसी नोटिस उन्हें सर्व नहीं हुआ है या ड्यूली सर्व नहीं हुआ है, ड्यू टाइम में सर्व नहीं हुआ है, ऐसा ऑब्जेक्शन आगे रेज नहीं कर पाएगा। वो बात अलग है कि अगर असेसी ऑब्जेक्शन असेसमेंट के कंप्लीशन से पहले ही अगर रेज करना चाहता है तो कर सकता है, फिर उस केस में 292BB का डीमिंग फिक्शन उस पर नहीं लगेगा। ओके, तो फाइनली क्या पोजीशन यहां पर निकल कर आई कि नॉर्मली तो जो 143.2 की टाइम लिमिट गिवन है उस टाइम लिमिट के ये बियॉन्ड है, इसलिए जो नोटिस इशू किया गया है 143.2 के एंगल से वो टाइम बार्ड है। लेकिन जैसा सेक्शन 292BB में आपने देखा है वो लीगल पोजीशन मैंने आपको रिफ्रेश कराई, एक्सेप्शन भी बताया, ठीक है, कि अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने से पहले ही अगर असेसी अपना ऑब्जेक्शन रेज कर देगा तो फिर उन पर डीमिंग फिक्शन मतलब 292BB का प्रोविजन नहीं लगेगा। तो इस केस में हम यही कहेंगे कि अगर असेसी ने अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के कंप्लीशन से पहले अगर नॉन सर्विस का ऑब्जेक्शन अगर रेज कर दिया है कि टाइम लिमिट में सर्व नहीं हुआ है तो जो असेसमेंट ऑर्डर की वैलिडिटी है उसको ये टाइम लिमिटेड चैलेंज कर सकेंगी। अगर वो शांत बैठी रही, असेसमेंट होने दिया, उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करना चाहेंगी तो वो असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर पाएंगी। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब मैं 292BB जिसका मैंने जिक्र किया इससे रिलेटेड आपके सामने चैलेंजिंग शेप में क्वेश्चन रखता हूं। देखिए मार्च 24 की एमटीपी का भी जो पार्ट बना, जनवरी 21 में ओल्ड एज वेल एज न्यू दोनों कोर्स के पेपर में जो क्वेश्चन आपको आया,
The assessment of R and Sons HF was completed under section 143(3) with an addition of income of rupees 7 lakhs to the returned income. The assessee contends that the order of the assessment is bad in law as no notice was issued under section 143(2) even though the assessee had participated in the assessment proceedings. The assessing officer relying on section 292(b) contends that when assessee has participated in assessment proceedings, now he can't raise any objection on the assessment order. Examine the validity of the contentions of both and give your opinion on who is correct. तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 292(b), ये एक्चुअली नोटिस की सर्विस में अगर कोई डिफॉल्ट हुआ हो तो उसकी डिम्ड वैलिडिटी की वो बात करता है, राइट। वो नोटिस के इश्यूएंस की बात नहीं करता, वो नोटिस के सर्विस में अगर कोई डिफेक्ट हो तो उसे क्योर करता है। लक्ष्मण दास खंडेलवाल का आप केस याद कीजिए। लक्ष्मण दास खंडेलवाल के केस में यही फैक्ट्स एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सेक्शन 292(b) का असेसिंग ऑफिसर यहां शेल्टर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो अगर असेसी ने प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया है, इंक्वायरी में कोऑपरेट कर दिया है, प्रोसीडिंग्स में एपियर हो गया है, तो वो नोटिस अगर उसे ड्यू टाइम में सर्व नहीं हुआ या ड्यूली सर्व नहीं हुआ तो उस तरह का जो डिफेक्ट है उसको क्योर कर देता है। उसके अगेंस्ट में ससी ऑब्जेक्शन रेज आगे नहीं कर पाएगा। वो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस के डिफेक्ट को क्योर नहीं करता। तो यहां पर अगर असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इश्यू ही नहीं किया तो उस केस में 292(b) का शेल्टर उन्हें नहीं मिलेगा। अरे 292(b) के लिए पहले नोटिस इशू तो होना चाहिए था, फिर सर्विस में अगर कोई दिक्कत अगर होती तो 292(b) असेसिंग ऑफिसर को बचा लेता। लेकिन यहां पर सेक्शन 292(b) जिसमें हर जगह पर सर्विस के लिए असेसिंग ऑफिसर को असिस्टेंस मिली है, इश्यू ऑफ नोटिस तो मैंडेटरी है। एक्चुअली 292(b) के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में है। इसके लिए डिपार्टमेंट से जो नोटिस है वो एमेंडेटेड मतलब इशू तो होना चाहिए था। जो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इशू ऑफ नोटिस है उसको ये जो सेक्शन 292(b) है वो क्योर नहीं करता। इसीलिए नॉन इश्यूएंस ऑफ नोटिस का जो केस है वो यहां क्योरेबल नहीं है, चाहे भले असेसी ने प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर दिया हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। इसीलिए इस प्रेजेंट केस में सिंस असेसी ने जो असेसमेंट उन पर कंप्लीट हुआ है बिना नोटिस के इश्यूएंस के कंप्लीट हुआ है, असेसमेंट ये बैड है, क्योरेबल, ये डिफेक्ट क्योरेबल नहीं है। इसलिए एचईएफ की जो कंटेंशन है वो वैलिड है। असेसिंग ऑफिसर का जो एक्ट है वो इनकरेक्ट है, उनका क्लेम यहां वैलिड नहीं है। ठीक है, आइए स्क्रूटनी असेसमेंट के कंप्लीशन से रिलेटेड सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में ले चलूं। राम एन इंडिविजुअल फाइल्ड इज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर AY 2425 ऑन 15 June 2024. He later discovered that he had not claimed deduction under section 80C in the said return, though he had opted for normal provisions of the act. Means other than section 115 BAC, वो normal जो provisions हैं जिनमें deduction वगैरह मिलती है उसके लिए उन्होंने ऑप्ट किया है। ही क्लेम्ड द सेड डिडक्शन थ्रू अ लेटर एड्रेस्ड टू द असेसिंग ऑफिसर। द असेसिंग ऑफिसर कंप्लीटेड द असेसमेंट विदाउट अलाउिंग द डिडक्शन क्लेम्ड बाय राम। इज द असेसिंग ऑफिसर जस्टिफाइड इन डूइंग सो? देन आंसर इज यस। आप याद कीजिए, अगर असेसी ने रिटर्न में कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की और बाद में अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान वो डिडक्शन क्लेम करना चाहता है तो ये ओनली बाय वे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न ही पॉसिबल होगा। याद कीजिए गोएड्स इंडिया लिमिटेड का केस सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बना दिया। उन्होंने ये क्लियर किया कि अगर असेसी से ओरिजिनल रिटर्न में कोई ओमिशन हुआ है कि वो कोई डिडक्शन क्लेम करना भूल गया है तो वो उस ओमिशन को फुलफिल कर सके, इसी के लिए तो रिवाइज्ड रिटर्न का टूल लॉ में रखा गया है। तो वो अपने ओमिशन को फुलफिल करने के लिए, उस अनक्लेम्ड डिडक्शन को क्लेम करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न के थ्रू ही जा सकता है, नॉट बाय एनी अदर मोड। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए असेसिंग ऑफिसर का ये जो एक्शन है, ये एक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड यहां पर कहलाएगा। आइए अब मैं मे 2012 का और स्टडी मटेरियल का जो पार्ट बना हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है वो रखूं। टीच वेल एजुकेशन इज अ ट्रस्ट अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 1023C सब क्लॉज 6 which runs various educational institution during the course of assessment under section 143(3). The assessing officer finds that the trust has carried out its activities in contravention of the section under which it was approved for exemption. Hence, the assessing officer wants to pass an order without giving exemption under section 110
which the assessee objects, whether the assessing officer can pass an order without giving exemption under section 10, you are required to examine this issue with respect to the provisions of the IT Act 1961. My dear friends, मैं आपको ले चलता हूं सेक्शन 143 में जो सेकंड प्रोविजो गिवन है उसमें। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का सेकंड प्रोविजो क्या कहता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को स्क्रूटनी असेसमेंट के दौरान किसी असेसी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के पार्ट पर कोई स्पेसिफाइड वायलेशन, जैसे इस तरह का कोई वायलेशन अगर अपीयर हो रहा है, तो वो बिना एग्जामिशन के स्ट्रेट वे अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं कर सकता। वो उस इंस्टीट्यूशन की जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, अप्रूविंग बॉडी है कि भाई 1023C में जो अप्रूवल है वो इस इंस्टीट्यूशन को प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर से जो मिली होगी, वो उनकी अप्रूविंग अथॉरिटी को ऐसा स्पेसिफाइड वायलेशन इंटीमेट करेंगे। ठीक है, और जब तक वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उनकी अप्रूवल को विड्रॉ करने वाला या अप्रूवल के विड्रॉन को रिजेक्ट करने वाला अपना ऑर्डर पास नहीं कर देती, असेसिंग ऑफिसर को प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के ऑर्डर की कॉपी जब तक नहीं मिल जाती, वो तब तक असेसी का बिना एग्जामिशन के असेसमेंट के ऑर्डर पास नहीं कर सकते। याद आ रही ना फ्रेंड्स ये बातें आपको सेक्शन 143 में सेकंड प्रोविजो जो गिवन है। यस, तो अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि केस हमारे सामने यहां पर गिवन है ये टीच बेस्ड एजुकेशन का, हां, अगर असेसी इंस्टीट्यूशन ने अगर 1023C में जो यहां पर हमें रेफर्ड नजर आ रही है, अगर उन्होंने 1023C की किसी कंडीशन का अगर वायलेशन किया भी है, तो असेसिंग ऑफिसर की तो ये ड्यूटी है कि वो पहले केस को जो इनकी अप्रूविंग अथॉरिटी है उनको रेफर करें कि आप इनसे अपनी अप्रूवल विड्रॉ कर लें। ओके, और स्पेसिफाइड वायलेशन में इस तरह का जो केस है वो भी यहां पर कवर्ड है कि भाई जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको अप्रूव किया था आप उनसे अलग काम कर रहे हैं, है ना, एग्जामिशन के लिए एलिजिबल अदरवाइज नहीं बन रहे हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो बिना एग्जामिशन का ऑर्डर तब तक पास नहीं करेंगे जब तक कि वो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर से अप्रूवल के विड्रॉन का या अप्रूवल के विड्रॉन के रिफ्यूजल का ऑर्डर रिसीव ना कर लें। इसलिए इस केस में असेसिंग ऑफिसर डेफिनेटली असेसमेंट ऑर्डर बिना एग्जामिशन दिए हुए वो असेसी का पास तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन जरूरी है कि उन्होंने मैटर प्रिंसिपल कमिश्नर को रेफर किया हो और उनकी तरफ से अप्रूवल की कैंसिलेशन का जो ऑर्डर है वो यहां इस असेसिंग ऑफिसर को रिसीव हो गया हो। ओके, तो अब मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपका और कवर कराता हूं, सुनिए जरा। सोचो यहां पर अगर इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए असेसिंग ऑफिसर ने उनके लिए मैंडेटरी है 143 के सेकंड प्रोविजो में कि उन्हें वायलेशन इस इंस्टीट्यूशन की जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उस प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इंटीमेट करना पड़ेगा, फिर वो वेट करेंगे। वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जब अप्रूवल के विड्रॉन का ऑर्डर पास कर देंगी, एओ को ये पता लग जाएगा कि अब ये बॉडी नॉन अप्रूव्ड बन गई है, तभी वो बिना एग्जामिशन का ऑर्डर पास कर पाएंगे, नॉट बिफोर दैट। तो क्या इस वेटिंग टाइम का जो बेनिफिट है वो एओ को असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट में क्या एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से तो मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स 153 की जो असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट वाला सेक्शन है, 153 की जो एक्सप्लेनेशन 1 है, उस एक्सप्लेनेशन 1 में इस तरह का जो एडिशनल टाइम है वो असेसिंग ऑफिसर को मिलता है ना फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने बना दिए हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट इसलिए क्योंकि मैंने माय डियर फ्रेंड्स आप देखते हैं जो भी क्वेश्चन बैंक है मेरी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस है वो प्योरली सेक्शन वाइज कलेक्शन है। वहां पर किसी भी सेक्शन की जितने भी प्रॉब्लम्स है क्वेश्चंस है वो मैंने उस सेक्शन के नीचे दे रखे हैं। इवन टीडीएस वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जनरली एग्जामिनर तो एक क्वेश्चन में 4 पार्ट 4 सेक्शन के देते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की अपनी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस वाली बुक में कि वो 4 पार्ट जिस भी सेक्शन से रिलेट करते हैं हर एक पार्ट को उस सेक्शन के साथ में अटैच कर दूं, जिससे आप उस सेक्शन को एक बार जब तैयार कर लें तो उससे रिलेटेड आपको लास्ट मोर देन 40 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस, एमटीपी आरटीपी वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उन वो सारे आपको सेक्शन से रिलेटेड वहां देखने को मिल जाए। तो यही मैंने यहां किया। असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में जो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसका एक पार्ट 143 से रिलेटेड था, दूसरा पार्ट 153 की टाइम लिमिट से रिलेटेड था, इसलिए मैंने 153 की टाइम लिमिट में उस क्वेश्चन का वो जो पार्ट है वो डाल दिया है। अब सिंस ये तो प्रैक्टिस सेशन है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पूरा सब्जेक्ट देख लिया है। तो क्लास में तो माय डियर फ्रेंड जब हम 143 डिस्कस कर लेते हैं तो मैं वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद में जब हम क्लास में 153 में पहुंचते हैं और 153 की एक्सप्लेनेशन 1 जब डिस्कस कर लेते हैं तब फिर मैं उस टाइम पर जब आप इसे अटेम्प्ट करने में कंफर्ट जोन में आ जाते
आते हैं तब आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूं, लेकिन अभी तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने सारा सिलेबस इनफैक्ट एक बार देख लिया है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में ले आया हूं। तो फैक्ट्स तो वही है, सेम टू सेम फैक्ट्स तो माय डियर फ्रेंड्स सेम टू सेम है, बस एक बात यहां क्या ऐड की जा रही है, कैन द एओ गेट एन एडिशनल टाइम लिमिट इन कंप्लीटिंग दिस असेसमेंट। वो असेसमेंट जिसमें टीच वेल एजुकेशन का एओ बिना एग्जामिशन के ऑर्डर पास करना चाहता है, हां, क्या इस केस में उनको असेसमेंट कंप्लीट करने में एडिशनल टाइम मिलेगा? ये आपको एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखकर बताना है। तो हम कहेंगे यस, असेसिंग ऑफिसर जिस भी डेट पर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को केस रेफर करेगा, हाँ, वायलेशन असेसी के पार्ट का जिस भी डेट पर वो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को रेफर करेगा, उस डेट से पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और अप्रूवल के कैंसिलेशन का ऑर्डर जब एओ को मिलेगा, जब एओ को पता लग जाएगा कि अब ये बॉडी नॉन अप्रूव्ड बन गई, अब मैं बिना एग्जामिनेशन के ऑर्डर पास कर सकता हूं, तब तक का जो टाइम है वो असेसिंग ऑफिसर के नॉर्मल टाइम लिमिट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लेकिन अब इस एक्सक्लूजन के बाद भी अगर एओ का टाइम लेफ्ट अगर 60 डेज से कम हो तो वो 60 डेज से नहीं 60 डेज तक इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इस केस में जैसे 40 डेज रह गया तो 20 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो सर्टेनली असेसिंग ऑफिसर को जो एडिशनल टाइम है वो यहां पर मिल पाएगा। आइए जरा अब हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन में। डीआरपी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सर्टेन क्वेश्चन है वो देखिए। पहला, स्टेट विद रीजंस द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है वो? बिफोर कंप्लीटिंग द असेसमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंपनी, the assessing officer has to forward a draft of the proposed order of assessment to the assessee whether this statement is valid. Apparently yes. क्यों? क्योंकि 144C में एलिजिबल असेसी की डेफिनेशन में आप देखिए फॉरेन कंपनी कवर्ड है। फॉरेन कंपनी का अगर असेसिंग ऑफिसर कोई असेसमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो स्ट्रेट वे पास उसका ऑर्डर नहीं कर सकते, उसका पहले एक ड्राफ्ट बनाकर उन्हें भेजना होगा। कब? जब वो फॉरेन कंपनी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कोई प्रेजुडिशियल वेरिएशन, कोई नेगेटिव एडजस्टमेंट लाइक कोई एडिशन वगैरह उनके लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कहेंगे क्या कि ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड तो है, लेकिन इस कंडीशन के साथ में कि असेसिंग ऑफिसर उस फॉरेन कंपनी के लिए कोई ऐसा वेरिएशन जो उस असेसी फॉरेन कंपनी के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल हो वो अगर करने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर को पहले ड्राफ्ट ऑर्डर ही असेसी पर भेजना पड़ेगा, जिससे उस वेरिएशन के बारे में उन्हें पता लग सके, उसको वो ऑब्जेक्ट करना चाहें, डीआरपी के सामने ऑब्जेक्शन रेज करना चाहें तो वो उसके लिए इनेबल बन सके। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अपरेंटली जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है, लेकिन इस कंडीशन के साथ में। और देखिए स्टडी मैट का एक क्वेश्चन, फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सपीडिटियस रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग एंड फॉरेन कंपनीज, the Income Tax Act has provided the alternate dispute resolution mechanism. In this context, you are required to answer the following. क्या? What meanings has been assigned to dispute resolution panel and the eligible assessee under this mechanism? तो सबसे पहले dispute resolution panel, in short DRP का मीनिंग किससे लोगे? जिसमें 3 प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर होंगे। एस मतलब जो DRP is nothing but a bench of 3 CITs और PCITs as constituted by the board। याद आ गया ना फ्रेंड्स आपको? वही यहां पर गिवन है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल मतलब ऐसी बेंच, एक ऐसा कॉलेजियम्स दैट इज बेंच जिसमें 3 प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर जो बोर्ड के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई हो वो बनेंगे। अच्छा, एलिजिबल असेसी में कौन आते हैं? फॉरेन कंपनी, अदर नॉन रेजिडेंट या कोई भी अदर पर्सन जिसके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के बेस पर जो एडिशन है, जो एडजस्टमेंट है वो प्रपोज्ड हो, वही आपको यहां गिवन है। देन व्हेन कैन अ ग्रीवेंस फॉर रिजोल्यूशन बी फाइल्ड बाय एन असेसी। तो असेसी को जो ड्राफ्ट ऑर्डर मिलेगा, ड्राफ्ट ऑर्डर के रिसीव होने से 30 डेज तक वो डीआरपी के सामने जो ऑब्जेक्शंस हैं वो रेज कर सकते हैं। वही आपको यहां गिवन है। अगली रिक्वायरमेंट, व्हाट एविडेंस आर बीइंग कंसीडर्ड बाय द पैनल इन शॉर्ट डीआरपी टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ द असेसी। तो फ्रेंड्स, डीआरपी को क्या कंसीडर करना है? तो उन्हें ड्राफ्ट ऑर्डर कंसीडर करना है। असेसी ने जो ऑब्जेक्शन रेज किए, असेसी ने उन ऑब्जेक्शंस के सपोर्ट में जो भी एविडेंस दिए है ना, एक्चुअली डीआरपी के द्वारा असेसिंग ऑफिसर से अगर कोई इंक्वायरी कराएगी तो एओ की जो रिपोर्ट आई, डीआरपी ने जो इंक्वायरी की तो उसका जो रिजल्ट आया, डीआरपी ने जो एविडेंस कलेक्ट किए है ना, ड्राफ्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होगा वो सब कंसिडरेशन में लेकर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल अपना जो ऑर्डर है वो पास करेंगे। आइए अब ले चलता हूं मैं आपको असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर की जो जान है,
दैट इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। उस इनकम एस्केपिंग असेसमेंट से रिलेटेड जो यूनिक क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड, जिस तरह का क्वेश्चन दिया जाता था पुरानी स्कीम में, नई स्कीम जो लाई गई इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की, उसके एट पार मैंने उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कि नई स्कीम में अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, वो आपके लिए यहां पर ये बना दिया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट ऑफ दिसंबर 22, 2025, मिस्टर अंशुल received a notice on 12th October 2025 under section 148 for assessment year 24-25 on the ground that excess depreciation was allowed on certain assets. The assessing officer has complied with the procedure for reopening or as given under section 148A. In the course of the reassessment proceedings, the assessing officer also disallowed certain expenses incurred in relation to dividend and tax-free interest without complying with the procedure as given under section 148A for applying section 147 for disallowance of such expenses. The assessing officer passed the order disallowing the excess depreciation and certain expenses under section 140A. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको यहां पर गिवन है, पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं, सेक्शन 147 में आपको ये देखने को मिलता है ना क्या, कि अगर किसी असेसी की अगर कोई इनकम असेसमेंट से स्केप कर गई है तो असेसिंग ऑफिसर असेसी की ऐसी इनकम को असेस और रीअसेस कर सकता है, राइट। और प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर उन्हें कोई ऐसा इशू डिस्कवर होता है जिसके रिस्पेक्ट में भी इनकम असेसमेंट से स्किप कर गई है, जो उन्हें इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स के दौरान न्यूली डिस्कवर होता है, तो उससे भी वो साथ में कंसीडर कर सकेंगे, उसको भी वो असेसमेंट का पार्ट बना सकेंगे। ये मैंने सिंपली सेक्शन 147 में जिस तरह की बातें गिवन है वो हरीडली आपके सामने यहां पर रखी। तो अब इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने ओरिजिनली तो ये देखा कि एसएससी का कुछ डेप्रिसिएशन उन्हें ज्यादा लागू हो गया है, तो उस हद तक उनकी इनकम अंडर असेस्ड है, कम टैक्स हुई है क्योंकि खर्चा ज्यादा लागू हो गया है, राइट। तो असेसिंग ऑफिसर के पास एक इंफॉर्मेशन जो ये सजेस्ट करती है कि हां असेसी की इनकम टैक्स के लिए जो चार्जेबल थी, जो असेसमेंट से स्केप हो गई है, क्योंकि जितना एक्सेस डेप्रिसिएशन अलाउड हो गया है उतनी इनकम उनकी अंडर असेस्ड है। तो एक तो उन्होंने इसको इस हद तक के अंडर टैक्सेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का जो नोटिस है वो अंशुल को दिया, और उससे पहले उन्हें जो 148A में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जरूरी लगा उन्होंने वो भी कंप्लाई विद कर दिया। लेकिन जब उन्होंने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी अपनी, तो उसके दौरान उन्हें पता लगा कि कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम से रिलेटेड खर्चे हैं जो असेसी को अलाउ हो रखे हैं, जो डिसअलाउ होने चाहिए। तो उन्होंने उन न्यूली डिस्कवर्ड आइटम्स के रिस्पेक्ट में 148A का जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले नहीं किया था, ओके। और जब उन्होंने फाइनली ऑर्डर पास किया तो उसमें उन्होंने ना सिर्फ एक्सेस डेप्रिसिएशन बल्कि वो एग्जेम्प्टेड इनकम से रिलेटेड जो एक्सपेंस है उनको भी डिसअलाउ कर दिया। क्या एओ का एक्ट करेक्ट है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि असेसिंग ऑफिसर को पहले क्या करना होता है, 148A में अगर रिक्वायर्ड है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन जो ये सजेस्ट करती है कि हाँ असेसी की कोई इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल जो असेसमेंट से स्केप कर गई है, अगर असेसिंग ऑफिसर को रिक्वायर्ड है तो वो इससे रिलेटेड जो नेसेसरी इंक्वायरी है वो करेंगे, जिसको हम कहते हैं 148A का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ असेसी का केस इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए फिट केस है, तो 148 में वो नोटिस देंगे, ठीक है, वो उन्होंने यहां पर दे दिया, ओके। अब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स फाइनली स्टार्ट हो गई, और अब अगर उन्हें कोई नया इशू डिटेक्ट हुआ तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि इसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के नोटिस से पहले हो जाए? कैसे पॉसिबल है? 148A तो 148 के नोटिस से पहले होता है ना, इसीलिए लॉ मेकर्स ने सेक्शन 147 की एक्सप्लेनेशन में यह बात लिख कर दी है क्या, कि जो प्रोसीडिंग्स के दौरान नया डिस्कवर होगा, चाहे भले ही उसके रिस्पेक्ट में 148A की प्रोसीडिंग्स कंप्लाई विद ना हुई हो, 148A का प्रोसीजर कंप्लाई विद ना हुआ हो, स्टिल असेसिंग ऑफिसर अपना जो ऑर्डर है वो पास कर सकेंगे। और वही सारी बात है 147 की नॉर्मल लीगल पोजीशन, वो एक्सप्लेनेशन, और जो भी मैंने बताया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148A हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद, तो वो इशू जो न्यूली डिस्कवर हुए हैं, जो सब्सिक्वेंटली पता लगे हैं प्रोसीडिंग्स के दौरान, उसके लिए 148A की का प्रोसीजर कंप्लाई विद नहीं भी हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एओ उस नए इशू को भी
कंसीडर करने की पावर रखता है, इसलिए इस केस में एओ का जो एक्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए फ्रेंड्स ले चलूं अब आपको थोड़ी अच्छी अच्छी जो केस स्टडीज हैं उनमें। फ्रेंड्स देखिए, मिस्टर शंकर इज एंगेज्ड इन, यस देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21 को, मिस्टर शंकर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिटेल ट्रेड एंड हैज बीन डिक्लेयरिंग इनकम ऑफ ₹10 lakhs to 15 lakhs every year in the last 10 years. Okay, a search was conducted under section 132 in the business premises of Sanskar. I'm sorry, the business premises of Sanskar on 5th December 23. The search was conducted by executing last authorization for search on 21st December 23. The assessing officer has in his possession documents which revealed that Mr. Sanskar has incurred rupees 5 crores in May 2017 for the marriage of his daughter. The AO intends to issue notice under section 148 to Sanskar for assessment year relevant to the previous year 17-18. Can he do so? फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि जो टाइम लिमिट के प्रोविजंस सेक्शन 149 में गिवन है, 149 में टाइम लिमिट के प्रोविजंस में क्या दिया गया कि नॉर्मली किसी असेसमेंट ईयर के लिए जो नोटिस है वो नोटिस 3 इयर्स तक ही इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का इशू हो सकता है। याद आ गया फ्रेंड्स आपको, टाइम लिमिट इश्यूएंस ऑफ नोटिस किया 149(1) में, तो नॉर्मली जो नोटिस है वो 3 इयर्स तक दिया जा सकता है। लेकिन जहां पर एस्केप्ड इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, अगर वो एस्केप्ड इनकम असेट्स के फॉर्म में है या किसी बुक एंट्री के फॉर्म में डिटेक्ट हुई है या किसी एक्सपेंडिचर, किसी इवेंट ओकेजन के रिलेशन में एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में भी अगर पता लगी है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर भी तो डिम्ड इनकम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आप सेक्शन 69C में डिम्ड इनकम के सेक्शंस में देखते भी हैं। तो अगर अससी ने डॉटर की मैरिज पर 5 करोड़ रुपीस का अमाउंट स्पेंड किया था, यह पता लगा है, जिसका डिस्क्लोजर अससी ने अपनी तरफ से कभी कहीं नहीं दिया था, है ना, तो मतलब ब्लैक मनी लगाया होगा, राइट। तो अब इस केस में अगर अससी की इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है और वो असेट्स के फॉर्म में करेंटली एग्जिस्ट कर रही है या बुक एंट्री के फॉर्म में अगर अपीयर हो रही है या किसी एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अगर पता लगी है, तो ऐसे केस में जो नोटिस है वो 10 इयर्स तक दिया जा सकेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर केस यहां पर असेसमेंट ईयर 18-19 का है, अगर असेसमेंट ईयर 18-19 का अगर केस है, तो फ्रेंड्स यहां से 10 इयर्स अगर मैं देखूं तो 31 मार्च 2029 को एक्सपायर हो रहे हैं और उससे पहले अससी को जो ये नोटिस है एक्चुअली 5 दिसंबर 23 को सर्च हुई है, 21 दिसंबर 23 को पता लग गया है ना, तो उसके बाद ही एसएससी को जो नोटिस है वो एओ इशू करने के लिए प्रोसीड कर रहा होगा। तो 31 मार्च 2029 से तो मच बिफोर ये नोटिस एओ देने जा रहा है, इसीलिए वो ऐसा कर सकते हैं। सर ये तो ईयर 1 अप्रैल 2021 जिससे नई स्कीम आई है उससे पहले का है और वहां पर कुछ पुराने ईयर के लिए कुछ और भी गिवन है। हाँ बिल्कुल गिवन है, पुराने ईयर के लिए पुराना लॉ लगेगा। ऐसा नई स्कीम में सेक्शन 149(1) में एक्सप्लेनेशन के थ्रू लॉ मेकर्स ने प्रोवाइड कर रखा है कि 1 अप्रैल 2021 जिससे न्यू स्कीम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की आई है, अगर इससे पहले का ईयर अगर है तो कोई भी ऐसा केस जो नई स्कीम से भले रीओपनेबल हो, लेकिन अगर पुरानी स्कीम से रीओपनेबल नहीं होगा तो उसे रीओपन नहीं किया जाएगा। लेकिन पुरानी स्कीम भी क्या कहती थी कि सर्च के केस में, सर्च जिस भी ईयर में कंडक्ट की गई है, यस सर्च जिस भी ईयर में कंडक्ट की गई है, उस सर्च वाले ईयर के क्लोज होने से लास्ट 6 इयर्स के जो केसेस हैं वो फ्रीली रीओपन किए जा सकते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर सर्च कंडक्ट हुई है तो माय डियर फ्रेंड्स इससे लास्ट 6 इयर्स के जो केसेस है वो फ्रीली रीओपन हो सकते हैं। और अगर एस्केप्ड इनकम 50 लाख रुपीज या इससे ज्यादा हो लेकिन असेट्स के फॉर्म में होनी चाहिए तो नोटिस 10 इयर्स तक भी दिए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर असेट्स के फॉर्म में नहीं है, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में है, इसीलिए केवल और केवल जो 6 इयर्स तक के जो केसेस हैं वही रीओपन हो सकते हैं। ये पुरानी स्कीम थी और पुरानी स्कीम के हिसाब से भी ये करेंट ईयर माय डियर फ्रेंड्स लास्ट 6 इयर्स में फॉल कर रहा है, इसलिए पुरानी स्कीम भी इसमें कोई बैरियर क्रिएट नहीं करेगी। ये चीजें यहां पर मैंने आपको नोट में दे रखी हैं। ओके, तो 6 इयर्स वाला जो लॉ है उसी में ये वाला जो ईयर है ये फॉल कर रहा है, इसलिए पुरानी स्कीम भी
भी बैरियर क्रिएट नहीं करेगी, फाइनली एसएससी का जो केस है वो रीओपन हो सकेगा। और आइए मई 24 के लिए जो इशू की गई आरडीपी में क्वेश्चन आपको दिया गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर नक्श हु इज एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ फैब्रिक्स, इंफॉर्मेशन इज फ्लैग्ड एज पर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर असेसमेंट 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24। इन केस ऑफ मिस्टर रमेश, हाँ एक अलग केस दे दिया यहां, इन केस ऑफ मिस्टर रमेश फ्रेंड ऑफ मिस्टर नक्श हु इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज, अ सर्च वाज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 इन April 24, consequent to which the assessing officer has in his possession certain documents showing information pertaining to shares of value of rupees 20 lakhs purchased in previous year 17-18 and shares of the value of rupees 21 lakhs purchased in previous year 18-19. Now, can the assessing officer issue notice under section 148 to Mr. Naksh and Mr. Ramesh in April 2024? If so, in respect of which assessment year can notice be issued? Is it necessary that they may be provided with an opportunity of being heard before issuance of notice? यहां पहले हम यहीं तक का जो मैटर है वो सॉल्व करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए इस केस में सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नॉर्मली सेक्शन 149(1) क्या बोलता है, सेक्शन 149(1) कहता है कि आप किसी असेसमेंट ईयर के लिए जो नोटिस है वो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर क्लोज होने से 3 इयर्स तक इशू कर सकते हैं। तो इस केस में मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो असेसमेंट ईयर 21-22 है इसके लिए 3 इयर्स अगर आप निकालेंगे तो वो 31 मार्च 2025 को समाप्त होंगे। ओके, इस साल के लिए तो उसके भी बाद समाप्त होंगे, है ना फ्रेंड्स, 31 मार्च 2026 तक, और इसके लिए तो और इसके भी बाद 31 मार्च 2027 तक समाप्त होंगे, राइट। लेकिन जो ये वाला असेसमेंट ईयर है इसके लिए अगर 3 इयर्स आप देखें तो वो समाप्त हो चुके हैं 31 मार्च 2024 को। और ये नोटिस देना चाहता है असेसिंग ऑफिसर कब माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अप्रैल 24 में, है ना। एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, हाँ यहां एओ नोटिस देना चाहता है कब, अप्रैल 24 में। तो क्या पक्का हो गया कि असेसिंग ऑफिसर नक्श के केस में असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, 22-23 के लिए और 23-24 के लिए नोटिस इशू कर सकता है, क्योंकि 147 कहता है, देखिए सेक्शन 148 की पहले अगर मैं बात करूं तो अगर एसएससी के केस में अगर कोई इंफॉर्मेशन जो ये सजेस्ट करती है कि एसएससी की कोई इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल जो असेसमेंट से स्केप कर गई है तो उनके लिए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस इशू किया जा सकेगा। और अगर बोर्ड की फॉर्मुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के तहत अगर एसएससी की कुछ इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड हो रही है तो ये एक्सप्लेनेशन में गिवन फिट केस है। ये 148 में जो एक्सप्लेनेशन में केसेस दिए गए हैं कि इन केसेस में ये मान लिया जाएगा कि हाँ एसएससी की इंफॉर्मेशन सजेस्ट करती है कि एसएससी की कोई इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल थी जो असेसमेंट से स्केप कर गई है ना। तो वहां पर सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स यही केस कवर किया गया है। लेकिन अगर नॉर्मल केस की बात चल रही है तो असेसिंग ऑफिसर को अगर रिक्वायर्ड है तो उस केस में उन्हें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। 148A में एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, एक शॉकोज नोटिस वो देंगे 7 to 30 डेज का, जिसमें वो टाइम देते हैं, है ना, कि आप बताओ कि क्यों आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ना किया जाए। फिर उसके बाद में वो एसएससी के सबमिशंस को ध्यान में रखकर विद इन 1 मंथ अपना ऑर्डर पास करते हैं कि हाँ हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए इस केस को फाइनली सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद 148 का नोटिस जाएगा, फिर 147 का ऑर्डर बनेगा एंड सो ऑन। यही सिस्टम है ना जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, मिस्टर नक्श के केस में एक तो जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस है वो इन 3 साल के लिए दिया जा सकेगा, और हां इस केस में जो शॉकोज नोटिस मतलब अपॉर्चुनिटी वाली जो बात है वो वर्क करेगी। लेकिन अगर हम बात करें रमेश की, तो रमेश के केस में सर्च का केस है, तो सर्च के केस में तो ये मान लिया जाता है कि हां इंफॉर्मेशन सजेस्ट करती है कि एसएससी की इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल थी जो असेसमेंट से स्किप कर गई है। ओके फ्रेंड्स, नॉर्मली 3 इयर्स तक नोटिस दिया जा सकता है। तो अप्रैल 24 में अगर एओ नोटिस देना चाहते हैं तो नॉर्मली वो असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स के ईयर खोल सकते हैं। हाँ 50 लाख रुपीज से ज्यादा अगर एस्केप्ड इनकम हो, असेट्स के फॉर्म में होनी चाहिए या बुक एंट्री के फॉर्म में या एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो 10 इयर्स तक जा सकते हैं। लेकिन यहां पर असेट्स में जो शेयर्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन यहां पर माय डियर फ्रेंड्स जो उन्हें शेयर्स मतलब असेट्स पता लगी हैं वो 49 लाख की हैं, 50 लाख और मोर में नहीं आ रही हैं। इसीलिए यहां पर हम क्या कहेंगे, रमेश के केस में वो कोई इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए इन दोनों साल का नोटिस नहीं दे पाएंगे।
राइट। लेकिन व्हाट वुड बी योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ नोटिस ऑफ टू मिस्टर रमेश इफ द शेयर्स परचेज्ड इन अप्रैल 2017-18 वर रुपीज 30 lakhs इंस्टेड ऑफ रुपीज 28 lakhs। तो अगर यह 28 की जगह 30 होगा, ऑल अदर फैक्ट्स आर रिमेन सेम। तो अब इस केस में असेसिंग ऑफिसर को 10 years वाला थ्रेशोल्ड मिल पाएगा, और ऐसे केस में वो 17, 18 और 18, 19 दोनों ही साल के लिए जो नोटिस है वो दे पाएंगे। रमेश के केस में भी वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट को अंजाम दे पाएंगे, राइट। यहां 148A में अपॉर्चुनिटी वाला सिस्टम नहीं लगेगा, क्योंकि सर्च के केस में डीमिंग फिक्शन है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इसमें कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। एक्चुअली पुरानी जो लीगल पोजीशन है उसके हिसाब से भी 10 years एओ को मिलने हैं, क्योंकि असेट्स के फॉर्म में एस्केप्ड इनकम पता लगी है। तो पुरानी लीगल स्कीम के हिसाब से भी इस सिचुएशन में नोटिस के इश्यूएंस में कोई बैरियर नहीं क्रिएट होगा। ये सारी बातें आपको नोट के तौर पर यहां दी गई हैं। और आइए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के इश्यूएंस के लिए नोटिस की नो टाइम लिमिट वाला जो सेक्शन 150 जो एग्जिस्ट कर रहा है, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रखता हूं नवंबर 2017 का। एबीसी लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम इन विच अ claim for deduction under chapter 6A was made. The case was subjected to scrutiny assessment and order under section 143(3) was passed reducing the claim for deduction under chapter 6A. After 4 years from the end of the assessment year, a notice under section 148 was issued giving reasons such as subsequent tribunal and other court decisions which show that the deduction was excessively allowed in this case. Is the assessing officer, is the action of AO valid? The answer is yes. फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है सुनिए जरा। पहले तो केस आपको क्लियर होना चाहिए। केस कहता है असेसी ने रिटर्न जो फाइल की थी, एओ ने पहले तो इस केस स्क्रूटनी में सिलेक्ट किया और असेसी की जो रिटर्न में क्लेम्ड डिडक्शन थी उसको थोड़ा कम कर दिया, ठीक है, उसको थोड़ा कम कर दिया। उसके बाद में सपोज कोई ट्रिब्यूनल या अदर कोर्ट की किसी अदर केस में कोई जजमेंट आई और उसके बेसिस पर यह पता लगा कि जितनी डिडक्शन असेसी को स्क्रूटनी असेसमेंट में दी गई है वो भी ज्यादा अलाउ हुई है, वो भी ज्यादा अलाउ हुई है। तो अब उस एक्सेस अलावेंस को विड्रॉ करने के लिए असेसी को रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से 4 years के बाद में जो नोटिस है वो इशू किया जा रहा है। तो आप याद कीजिए सेक्शन 150 क्या बोलता है कि अगर ट्रिब्यूनल या कोर्ट की जजमेंट में आई कोई फाइंडिंग या डायरेक्शन का इफेक्ट देने के लिए अगर कोई असेसमेंट या रीअसेसमेंट किया जाना है तो उसके लिए तो जो नोटिस है वो एट एनी टाइम कभी भी इशू हो सकता है। तो यहां पर जो इशू इन्वॉल्व है, एक्चुअली हम तो यही कहेंगे कि भाई ट्रिब्यूनल या कोर्ट डिसीजन के परसुएंस में अगर वो नोटिस देने जा रहे हैं तो भले 4 साल बाद देने जा रहे हो, लेकिन वो उनका नोटिस वैलिड कहलाएगा, राइट। इस केस में हम यही कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि असेसिंग ऑफिसर का सेक्शन 150 में जो लिबरल अप्रोच नोटिस के इश्यूएंस की टाइम लिमिट को लेकर अडॉप्ट की गई है उसकी वजह से एओ का एक्ट वैलिड है। और आइए फ्रेंड्स मैं ले चलता हूं टाइम लिमिट से रिलेटेड ही कुछ अदर जो क्वेश्चंस गिवन है उनमें। एन असेसमेंट कंप्लीटेड बाय द assessing officer was set aside by the ITAT on 30th January 24 with a specific direction to re-examine certain disallowances. Before the fresh assessment is made, the assessing officer discovers that some other income has escaped assessment. How should he proceed to make fresh assessment? फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं सेक्शन 153 में सबसेक्शन 3 या फ्रेश असेसमेंट की टाइम लिमिट का देखते हैं। वहां आपको ये देखने को मिलता है ना कि कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर रिवीजन के दौरान या ITAT अपील के दौरान एओ के असेसमेंट को कैंसिल करके फ्रेश असेसमेंट की उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। इसको हम रिमांड बैक ऑफ केस टू एओ भी बोलते हैं। तो वहां एओ को अपने ओरिजिनल असेसमेंट को जैसे सेट असाइड कर दिया गया उसी सेक्शन में फ्रेशली असेसमेंट करना होता है, कोई नया नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, उन्हें फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर केवल पास करना होता है और उसके लिए उन्हें रफली स्पीकिंग 1 year का जो टाइम है वो 153 सबसेक्शन 3 में मिलता है, ब्रॉडली स्पीकिंग। एक्चुअली इस फ्रेश असेसमेंट में करतार सिंह के केस में पंजाब एंड अंडर कोर्ट के सामने जब ये इशू गया तो वहां पर पंजाब एंड अंडर कोर्ट ने कहा कि इस फ्रेश असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि जो उन्हें कहा गया है हायर अथॉरिटी के द्वारा कि आपको ये सर्टेन डिसअलावेंसेस री एग्जामिन करनी है, उसके बाद अपना ऑर्डर देना है, तो एओ उस पर फोकस्ड रहे, उसके साथ वो फ्रेश असेसमेंट का ऑर्डर पास करें। अब फ्रेश असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स में अगर उन्हें कुछ नए फैक्ट्स और डिस्कवर हो रहे हैं तो वो अपनी अपनी ना चलाएं, उसमें कुछ अपना नया ना ऐड करने लग जाएं, वो हायर अथॉरिटी की डायरेक्शन का रिगार्ड करें, उसके हिसाब से अपना फ्रेश असेसमेंट का ऑर्डर पास कर दें। उसके बाद वो अगर अब कुछ नए डिटेक्शंस उनके अगर हैं प्रोसीडिंग्स के दौरान जो हुए थे उनको, तो उनके लिए वो केस को रीओपन करें
और रीअसेसमेंट का ऑर्डर वो ऑन इज ऑन पास करे, दैट्स अ सेकंड स्टेज, वो सेकंड स्टेज है। लेकिन प्राइमरली फ्रेश असेसमेंट के लिए एओ को कैसे प्रोसीड करना है, तो जो उनको डायरेक्शन मिली है उन डायरेक्शंस को कंसीडरेशन में लेते हुए, केवल उन हायर अथॉरिटी की जो डायरेक्शंस है उनको कंसीडरेशन में लेते हुए वो अपना जो फ्रेश असेसमेंट का ऑर्डर है वो पास करेंगे। एक बार पास कर दे वो फ्रेश असेसमेंट का ऑर्डर, उसके बाद में वो अगर अपनी भड़ास निकालना चाहें, उन नए डिटेक्शंस के साथ अपना रीअसेसमेंट ऑर्डर पास करना चाहे, तो वो केस रीओपन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अब मैं ले चलता हूं जो इस असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में रेक्टिफिकेशन वाले प्रोविजंस 154 में जो आप देखते हैं उससे रिलेटेड जो अच्छी अच्छी केस स्टडीज हैं उनमें। ओके, तो पहले कॉन्सेप्चुअल नेचर का जो सेक्शन क्वेश्चन है वो मैं रखता हूं, 4 बार एग्जाम में आपको यह दिया जा चुका है। यस फ्रेंड्स, इज इट वैलिड टू रेक्टिफाई एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 154 ड्यू टू सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ लॉ ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस? रोकिए जरा फ्रेंड्स, अगर लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स कोई अमेंडमेंट आई है, जैसे मान लेते हैं असेसमेंट 21-22 के लिए मैंने अपनी रिटर्न में एक्सपेंस फी क्लेम किया था, एओ ने भी मुझे एक्सपेंस फी के अलावेंस का ऑर्डर दे दिया था क्योंकि डिसअलावेंस का कोई प्रोविजन ही नहीं था। अब फाइनेंस एक्ट 2024 से एक्सपेंस फी की डिसअलावेंस का कोई प्रोविजन आ गया और कहा गया कि ये असेसमेंट ईयर 22-23 से, जिस ईयर की मैंने रिटर्न सपोज फर्निश की थी और मेरा असेसमेंट हो गया था, उस साल से ये डिसअलाइबल कहलाएगा। तो अब तो लॉ में एक नया प्रोविजन आ गया कि असेसमेंट ईयर 22-23 से एक्सपेंस फी डिसअलाइबल है, जबकि मैंने क्लेम किया था और इन्होंने मेरा अलाउ भी कर रखा है। तो जब तक ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की अमेंडमेंट नहीं आई थी तब तक एओ के ऑर्डर में कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन अब तो एपरेंटली एओ के ऑर्डर में एक मिस्टेक दिख रही है ना कि एक डिसअलाइबल एक्सपेंस व्यू अलाउ करके बैठा है। तो यहां तो ई सेफ्टॉन कंपनी लिमिटेड के केस में एक्चुअली कैलकाटा हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आने वाली जो अमेंडमेंट है ये लॉ का पार्ट है। लॉ के डेविएशन में अगर कोई ऑर्डर अगर एओ का एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड कहलाएगी और डेफिनेटली जो रेक्टिफिकेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो ई सेफ्टॉन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के केस में माय डियर फ्रेंड्स कैलकाटा हाई कोर्ट ने, यस, ई सेफ्टॉन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के केस में कैलकाटा हाई कोर्ट ने ये बात कही कि इस केस में असेसमेंट ऑर्डर को जरूर रेक्टिफाई किया जा सकेगा। ओके, तो असेसिंग ऑफिसर अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आई अमेंडमेंट के पुर्सुएंस में किसी असेसमेंट को रेक्टिफाई करना चाहेंगे, ये बिल्कुल कर पाएंगे। ऑल्सो स्टेट वेदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वुड वारंट अ रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अर्लियर बाय एओ। भाई अगर सपोज सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को सब्सिक्वेंटली इंटरप्रेट किया, मान लेते हैं हम कोई केस ऐसा बना कि सपोज कोई सिचुएशन इस तरह की अराइज हुई कि मैंने कोई एक्सपेंस फी क्लेम किया था, मैंने कोई एक्सपेंस फी कभी क्लेम किया था और वो एक्सपेंस फी मुझे सपोज अलाउ नहीं किया गया था, ओरिजिनली एओ ने डिसअलाउ कर दिया था। ठीक है, असेसमेंट 22-23 के लिए मैंने एक्सपेंस फी जो क्लेम किया था वो सब्सिक्वेंटली एओ ने मेरा डिसअलाउ कर दिया था। बाद में राम चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास में क्योंकि उनके एओ ने भी उनका एक्सपेंस फी डिसअलाउ कर दिया था, उनको अच्छा नहीं लगा था, तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट तक अपील लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्सपेंस फी अलाइबल था, है और रहेगा। तो अब जब तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई थी तब तक तो चलो मेरे भी केस में एओ के ऑर्डर में कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि एक्सपेंस भी तो लायबल था, है और रहेगा, और एओ मेरा असेसमेंट 22-23 में डिसअलाउ करके बैठा है, तो इसका मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को जब सब्सिक्वेंटली इंटरप्रेट किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, अब ऐसे केस में राम के केस में राम के एओ ने जो ऑर्डर पास किया, मेरे केस में मेरे एओ ने जो ऑर्डर पास किया, जिस भी एओ के जिस भी ऑर्डर में एक्सपेंस फी की डिसअलावेंस का इफेक्ट रहा, वो सारे ऑर्डर मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड कहलाएंगे, क्लियर कट मिस्टेक वाले ऑर्डर बन जाएंगे। बोर्ड ने सर्कुलर इशू करके क्लैरिफाई किया। सुबोध चंद्रा एस पटेल के केस में गुजरात हाई कोर्ट ने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जुडिक्शनल हाई कोर्ट के ऑर्डर, इन कोर्ट के ऑर्डर की मिसमैचिंग में अगर एओ का कोई असेसमेंट ऑर्डर अपीयर होगा तो वो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड वाला ऑर्डर कहलाएगा, रेक्टिफिकेशन हो पाएगा। तो पहले तो मैंने फ्रेंड जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो आपको यहां पर नोट्स में ये दिखा रखा है। आप देखिए, अभी मैंने सुबोध चंद्र एस पटेल की गुजरात हाईकोर्ट की केस की बात की, बोर्ड ने भी सर्कुलर इशू प्रैक्टिकली कर रखा है और ऐसे केस में सर्टेनली ये मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का केस होगा और रेक्टिफिकेशन यहां हो पाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ने हर बार जो सजेस्टेड रिलीज किया उसमें उन्होंने कॉन्ट्ररी डिसीजन है, एक कॉन्ट्ररी डिसीजन है फ्रेंड्स, जियो मिलर एंड कंपनी के केस में, जियो मिलर एंड कंपनी लिमिटेड के केस में कैलकाटा हाई कोर्ट का, उसका हर जगह जिक्र कर रखा है। जियो मिलर एंड कंपनी के केस में कैलकाटा हाई कोर्ट का एक जो कॉन्ट्ररी व्यू है कि भाई एओ ने जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया था तब तो उनका ऑर्डर
तब तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई डिसीजन नहीं था। तो सब्सिक्वेंटली अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया इंटरप्रिटेशन अगर एक्सपोज किया तो उससे ईओ के अर्लियर पास्ड ऑर्डर में कोई मिस्टेक हुई नहीं कहलाएगी। क्लियर? तो हालांकि इस रूलिंग को कहीं पर भी रिगार्ड नहीं दिया गया है फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट अपने हर अटेम्प्ट के सजेस्टेड में इसका जिक्र करती आई है, तो मतलब वो आपसे इसकी नॉलेज एक्सपेक्ट करती है, तो इसलिए मैंने यहां पर आंसर में वो बात आपको दे रखी है। और आइए फ्रेंड्स, अब मैं ले चलता हूं दो और केस स्टडीज 154 से रिलेटेड है, उनमें आपको देखिए, आंसर द फॉलोइंग एंड योर आंसर शुड कवर इशू इन्वॉल्व प्रोविजन एप्लीकेबल एनालिसिस एंड कंक्लूजन। क्या? द असेसिंग ऑफिसर पास्ड एन असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 143(3) ऑन 20th November 2018 in which the assessee committed the mistake of reducing depreciation in computation of income instead of adding to the income, resulting in double deduction of depreciation. AO didn't correct the said mistake in his order. पहले क्वेश्चन को समझिए, मतलब क्या? असस्सी ने अपने P&L में जो डेप्रीशिएशन दिखाया था, सपोज 10 लाख का दिखाया था, नेट प्रॉफिट आया था, उसके बेस पर वो अपनी रिटर्न तैयार कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख में से कायदे से 8 लाख का डेप्रीशिएशन ही अलाइबल बनता है, तो उन्हें 2 लाख का जो डेप्रीशिएशन है वो ऐड करना चाहिए था। अपनी रिटर्न में 2 लाख का जो डेप्रीशिएशन है वो नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेट प्रॉफिट से 2 लाख फर्दर रिड्यूस कर लिया, मतलब और लेस कर लिया। तो डेप्रीशिएशन 2 लाख रुपीज जो वो पहले से ही ज्यादा घटा हुआ था, उसको और रिवर्स करने की बजाय दोबारा और घटा लिया। तो मतलब डबल डिडक्शन असस्सी के रिटर्न में डेप्रीशिएशन की 2 लाख तक हो गई। ओके, नाउ पहले ही 2 लाख डिसअलाइबल था, 2 लाख डिसअलाइबल था, तो उसको एड बैक करने की जगह उसको और लेस कर लिया। ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट? नाउ द assessee went up in appeal on other issues to the CIT appeals for the same assessment year, who decided the appeal on 28th June 2023. The AO gave effect to the CIT's appeals order wide order dated 23rd July 2023. Now, the AO thereafter passed an order under section 154 dated 26th April 2024 in which he rectified the mistake of double deduction of depreciation committed in the order dated 20th November 2018. तो AO ने अपने स्क्रूटनी असेसमेंट के ऑर्डर में AO असस्सी के एक्सेस क्लेम्ड डेप्रीशिएशन को डिसअलाउ करने की बजाय उन्होंने उसको और लेस कर दिया है, राइट? तो यस, यहां इस केस में एक्चुअली असेसिंग ऑफिसर ने, असस्सी ने जो 10 लाख का P&L में डेप्रीशिएशन था रिटर्न में क्लेम कर रखा है, 2 लाख जिसमें डिसअलाइबल था, तो एओ को वो डिसअलाउ करना चाहिए था 2 लाख, उन्होंने एओ और एक्स्ट्रा 2 लाख का अलावेंस दे दिया। तो एओ को ये गलती जब पता लगी तो उन्होंने उसका रेक्टिफिकेशन किया। प्लीज डिस्कस वेदर द टाइम लिमिट ऑफ 4 years एज पर सेक्शन 154 सबसेक्शन 7 वुड अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर और द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एपलेट अथॉरिटी। फ्रेंड्स, आप पहले तो याद कीजिए 154 सबसेक्शन 7 जो टाइम लिमिट का है, बेसिकली वो क्या बोलता है? वो ऑर्डर साउट टू बी अमेंडेड की बात करता है। मतलब ऑर्डर साउट टू बी अमेंडेड मींस ऑर्डर विच इज नीड टू बी अमेंडेड, मींस ऑर्डर हैविंग मिस्टेक। अब क्या सीआईटी बिल के ऑर्डर में मिस्टेक है क्या? नहीं। तो सीआईटी बिल के ऑर्डर की डेट से टाइम लिमिट क्यों लोगे? किसके ऑर्डर में मिस्टेक थी? जो 20th November 2018 को एओ ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया, उन्होंने उस कमिटेड मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, तो एओ के ऑर्डर की डेट ही यहां पर बेस बनेगी इस 4 years की टाइम लिमिट के लिए। तो आप देखिए ये जो डेट है, एओ ने जो अपना ओरिजिनल ऑर्डर पास जो किया था, बेसिकली 18-19 में पास किया था, ऑर्डर साउथ 2 में ही अमेंडेड वाला ये ईयर हुआ, तो यहां से 4 years आप निकालिए, 31 मार्च 2023 को एक्सपायर हो जाएंगे। और एओ चाहता है रेक्टिफिकेशन करना 26 अप्रैल 2024 को। तो ये एक्ट एओ का करेक्ट नहीं कहलाएगा, ये ऑर्डर उसका टाइम बार्ड ऑर्डर, इनवैलिड ऑर्डर ट्रीट किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। और आप देखिए आपको सोल्यूशन में यही चीज नजर आएगी। तो इस केस में जो रेक्टिफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। और आइए अब मैं ले चलता हूं इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 27। 2 बार एग्जाम में आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जा चुका है। मिस्टर सुराजीत ई फाइल्ड हिज रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट 24-25 ऑन 21 जुलाई 24। मतलब रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले ही सुराजीत ने अपनी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दी। ही डिक्लेयर्ड टोटल इनकम ऑफ ₹11,75,000। टोटल इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ ₹95,530 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037।
तो दिक्कत है फिर फ्रेंड्स, यहां पर आपको पता होना चाहिए जो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है वो एग्जेम्प्ट है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 में क्लॉज 11 में एग्जेम्प्ट किया गया है, और एलटीसीजी इनका 1037 का एग्जेम्प्टेड इन्होंने टोटल इनकम का पार्ट बना रखा है। बोथ दीज इनकम्स वर डिस्क्लोज्ड इन द शेड्यूल ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। मतलब दोनों बातें कर रहे हैं। मिस्टर सुराजीत ने अपनी आईटीआर में एग्जेम्प्टेड इनकम के शेड्यूल में भी ये दोनों इनकम दिखा दी हैं, मतलब ये क्लियर कर दिया कि ये मेरी एग्जेम्प्टेड इनकम है, और बाय मिस्टेक उनसे टोटल इनकम का भी वो पार्ट बन गई है। ठीक है, टोटल इनकम का भी वो पार्ट बन गई है। नाउ मिस्टर सुराजीत ऑल्सो फाउंड दैट बाय मिस्टेक ही फेल्ड टू क्लेम द करेंट ईयर बिजनेस लॉस इन इनकम टैक्स रिटर्न अमाउंटिंग टू ₹4,50,000 which he is entitled to claim. In due course of time, the above income tax return got processed under section 143(1) and both the above exemption for interest on PPF and long-term capital gain on agriculture land were denied. क्योंकि जब एसएससी ने अब टोटल इनकम में खुद वो इनकम इंक्लूडेड दिखाई है, तो सॉफ्टवेयर ने भी उन्हें टोटल इनकम का पार्ट लिया। Intimation was served to Mr. Surajit and a demand of tax was raised. वो तो होना ही होना था, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो सुराजीत ने अपनी टोटल इनकम में अपनी अदर इनकम के साथ में ये दोनों इनकम दिखाई। ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम के शेड्यूल में उन्होंने ये दोनों इनकम शो की। तो जब टैक्स निकाला तो इन दोनों इनकम को हटा के बाकी इनकम पर टैक्स निकाला, आईटीआर फाइल कर दी। लेकिन जब प्रोसेसिंग हुई तो प्रोसेसिंग में तो जो टोटल इनकम थी उस पर टोटल टैक्स निकला, इन दोनों फिगर्स पर भी जो टैक्स है वो टैक्स कंप्यूट हो गया, राइट। और इस तरह से जो डिमांड है वो रेज हो गई। फॉर ऑल द एबव मिस्टेक्स इन द रिटर्न ही filed a revised return under section 139(5), but time limit for e-verification of revised return had lapsed and the same became invalid. Assessee filed for rectification under section 154, which was also rejected by the AO. Is the assessing officer bound to accept the request of Mr. Surajit? My dear friends, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन 154 है इसमें केवल मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, मतलब जो क्लियर कट मिस्टेक है, जो प्राइमा फेसी मिस्टेक है, जो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर जो मिस्टेक एसएससी के पर्टिकुलर्स की एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका रेक्टिफिकेशन ही पॉसिबल हो सकता है। याद है फ्रेंड्स, तो 154 में एक लिमिटेशन है कि वहां पर डिस्प्यूटेड इशू इंटरडीन नहीं हो सकते, वहां केवल मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का ही रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। अब देखिए, एसएससी ने जो आईटीआर फाइल की है, अगर उसमें उन्होंने एग्जेम्प्टेड इनकम के शेड्यूल में अगर दो एग्जेम्प्टेड इनकम दिखाई हैं, बाय मिस्टेक उनसे टोटल इनकम का पार्ट बन गई, जिसकी वजह से आईटीआर की जब प्रोसेसिंग हुई तो 143(1) की इंटीमेशन में उन पर डिमांड आ गई। 154 ना सिर्फ ऑर्डर का बल्कि इंटीमेशन का भी रेक्टिफिकेशन अलाउ करता है, आपको पता है, राइट ना फ्रेंड्स। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो दो इनकम हैं, ये इनकम जो एसएससी की अदरवाइज एग्जेम्प्टेड हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम के शेड्यूल में एग्जिस्ट भी कर रही हैं, इन इनकम्स पर अगर कोई डिमांड रेज करने वाली इंटीमेशन अगर इशू हुई है तो इस हद तक तो रेक्टिफिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये एपरेंटली एक मिस्टेक है जो इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर एसएससी की एग्जिस्ट कर रही है थ्रू इट्स आईटीआर एंड कॉन्सिक्वेंशियल इंटीमेशन। लेकिन यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, एसएससी को करेंट ईयर में जो लॉस हुआ है, एसएससी का करेंट ईयर बिजनेस लॉस है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस नहीं है, ध्यान रखना, इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर नहीं आया ये लॉस। ओके, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस का अगर केस होता तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था आज के प्रैक्टिस सेशन में, महालक्ष्मी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड वाला सुप्रीम कोर्ट का, कि ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस के केस में असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी है, वो बाउंड है कि एसएससी के क्लेम को एक्सेप्ट करें। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान उस तरह की बात हमने की थी। लेकिन यहां पर करंट ईयर बिजनेस लॉस है जो इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर आया ही नहीं, क्योंकि आपने आईटीआर का पार्ट बनाया ही नहीं, जो अभी तक इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर आया ही नहीं। ओके, अब आप 154 में चाहो कि वो आपका करेंट ईयर बिजनेस लॉस भी असेसिंग ऑफिसर रेक्टिफिकेशन के थ्रू आपको अलाउ कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। करंट ईयर बिजनेस लॉस जो आपने अपनी आईटीआर में क्लेम नहीं किया, ये इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर मैटर नहीं आया है। इसी बस बिल्कुल इसी सेम लाइन पर आपको जो चीज है वो यहां पर प्रोवाइड करनी है। तो जो यहां पर इशू इन्वॉल्व है कि भाई दो एग्जामिशन जो एसएससी की डिनाई हो गई हैं, लॉस जो उन्होंने नया क्लेम किया है, क्या वो अलाउ हो सकेंगे? तो फ्रेंड्स 154 में केवल मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। हाँ, 143(1) की इंटीमेशन भी रेक्टिफाई हो सकती है। जो एनालिसिस है उसमें माय डियर फ्रेंड्स आप एक बार रीडिंग लगाएंगे
तो जो एग्जामिशन वाली चीजें हैं उन्होंने आईटीआर का पार्ट बनाकर रिटर्न इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर वो लेकर आए हैं, लेकिन जो लॉस वाला पार्ट है वो रिटर्न का पार्ट, वो रिटर्न में आपने नहीं दिखाया है, इंटीमेशन का पार्ट नहीं बनाया है, इसीलिए उसका आप उसको मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता। अकॉर्डिंगली द असेसिंग ऑफिसर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर सुराजीत फॉर रेक्टिफिकेशन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एंड एलटीसीजी अंडर सेक्शन 1037 एंड नॉट इन रिस्पेक्ट of claim for business loss। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और इस गोएट्स इंडिया लिमिटेड के केस का जिक्र तो हम पहले भी करते आए हैं राइट ना, कि आप रिवाइज रिटर्न के थ्रू अपनी रिटर्न में कोई भी नया क्लेम मांग सकते थे, लेकिन उसका तो टाइम ही निकल गया था राइट ना फ्रेंड्स। तो हाँ, अब मैं कह सकता हूं कि इस प्रैक्टिस सेशन के लिए हमारा जो एजेंडा था जिसमें मुझे 27 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने थे, वो मैंने आपके साथ में यहां पर डिस्कस किए। एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, ये मत सोचना कि सर आपने अर्लियर क्वेश्चन नंबर 3 में तो लॉस के लिए एओ को ड्यूटी बाउंड बना दिया था, वहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस था, यहां करंट ईयर बिजनेस लॉस है, यहां पर 154 की बात हो रही है, जिसके लिए मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होना जरूरी है। ओके, तो आई होप आपने इस प्रैक्टिस सेशन को माय डियर फ्रेंड्स एंजॉय किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और प्रैक्टिस सेशन में तो हम कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट को बहुत ही शॉर्ट में माय डियर फ्रेंड्स डिस्कस कर पाते हैं। हाँ, इसी तरह से आपके नियर एंड डियर्स जिनका आगे अटेम्प्ट ड्यू है, अगर वो इस सब्जेक्ट को अगर थॉरोली अगर एंजॉय करना चाहते हैं, जो भी इनफैक्ट इस सब्जेक्ट के हर एक प्रोविजन में जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको इन डिटेल वो डेवलप करना चाहते हैं, तो वो रेगुलर बैच ज्वाइन करें, एडवाइजेबल है, जिसको sudhishmangalclasses.in वेबसाइट पर ऑर्डर किया जा सकता है। और मैं मिलूंगा फ्रेंड्स आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हम अपील्स, रिविजन्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की पावर से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय टू यू, टेक केयर, थैंक यू।